हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो स्वागत है आपका फिजिकल केमिस्ट्री कट टू कट रिवीजन सीरीज में। यस सर। तो आज अपना पहला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगले 1 से 1.5 घंटे में केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। तैयार होने का मतलब है नीट 2026 में आने वाला केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मैं 95% गारंटी दे रहा हूं। चांसेस है 95% क्वेश्चन यहीं से आएगा। यानी जो अपन इस 1 से 1.5 घंटे में पढ़ेंगे क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्योंकि हर साल क्वेश्चन यहीं से आता है भाई। हर साल क्वेश्चन यहीं से आता है। पिछले 38 सालों में क्वेश्चन यहीं से आया। यस सर, हर साल क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक इंक्लूड कर लिए जहां से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, जहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फालतू की जो कचरा पट्टी है वो यहाँ पर नहीं पढ़ा रखी। जहां से क्वेश्चन नहीं आता वो चीज यहाँ पर नहीं पढ़ा रखी। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल कट टू कट यहाँ पर पढ़ा रखा है। यस सर, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग 30 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कल सुबह 11 बजे आपके सामने वीडियो आ जाएगी, वहां पर 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, उसको अपन देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर आपका नीट 2026 के लिए पैक हो जाएगा। यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं अपन केमिकल इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहली बात आई, कईयों को यही नहीं पता इक्विलिब्रियम क्या होता है। उन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, परंतु उनको यही नहीं पता भाई इक्विलिब्रियम होता क्या है। सर इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्विलिब्रियम वर्ड होता क्या है। यस सर। अब ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे अपन, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। यानी अगर तू दिमाग का पैदल भी है तो बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा तेरे को समझाने की। अब ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है। सर इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है। सुनने में तो मजा आ रहा है, इक्विलिब्रियम आ गया, परंतु मतलब ही नहीं पता, फील ही नहीं आ रही भाई, फील ही नहीं आ रही। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, एक रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सर रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब, सर एक रिएक्शन को मैंने देखा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही थी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही थी। मैंने चिल्ला के बोल दिया यही अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन है। यस सर। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है। यस सर, ठीक है। तो मान ले एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन को अपन ऐसे शो करते हैं। यहाँ पर एक सिंबल होता है, ऐसे अपन रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करते हैं। यस सर। या फिर ऐसे शो कर सकते हैं। यस सर। ये सिंबल होता है रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने का। यस सर, ठीक है। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन थी, ठीक है, और उसकी एक ऐसी स्टेट होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन की एक ऐसी स्टेट होती है जिसके बाद वैल्यूज का बदलना बंद हो जाता है। सर कौन सी वैल्यूज? मेजरेबल वैल्यूज, जैसे कि कंसंट्रेशन, प्रेशर, मोल। यस सर। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसी परिस्थिति आती है, एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसी स्टेट आती है जिसके बाद वैल्यूज का बदलना बंद हो जाता है। मैंने बोल दिया सर यही स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है। सर मैंने बोल दिया यही स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट है। इसी को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गया सर, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया सर, क्योंकि इसके बाद वैल्यूज बदल नहीं रही सर, इसके बाद वैल्यूज बदल नहीं रही। सर मुझे समझ नहीं आ रहा यार। तो चल एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर ये अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन A + 2B गिव्स 3C। यस सर। जब टाइम 0 था तो मान ले यहाँ पर कंसंट्रेशन की कुछ वैल्यूज रही होंगी, ठीक है, कंसंट्रेशन की कुछ वैल्यूज रही होंगी, और कुछ टाइम बाद मैंने देखा कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी सर, 2, 4, 5। फिर कुछ टाइम बाद और देखा कंसंट्रेशन की वैल्यूज कितनी सर, 2, 4, 5। कुछ टाइम बाद और देखा कंसंट्रेशन की वैल्यूज कितनी सर, 2, 4, 5। यानी सर ये ऐसा टाइम है इसके बाद कंसंट्रेशन की वैल्यूज चेंज नहीं हो रही। यानी इसी को बोलते हैं अपन रिवर्सिबल रिएक्शन में यहीं पर क्या आ रहा है सर, इक्विलिब्रियम आ रहा है सर, इक्विलिब्रियम आ रहा है सर। यस सर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया T = T इक्विलिब्रियम। यस सर। यानी यहीं पर इसी समय इक्विलिब्रियम आ चुका है, क्योंकि इसके बाद वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, इसके बाद वैल्यूज बदल नहीं रही सर। टाइम को कोई रोक सकता है क्या? टाइम को कोई रोक सकता है क्या? नहीं सर। टाइम बढ़ेगा, टाइम बदलेगा, परंतु वैल्यू नहीं बदलेगी। मैंने बोल दिया यही टाइम है जहां पर इक्विलिब्रियम आ चुका है। यस सर। और आगे अपन कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, जैसे कि केपी क्या होता है मुझे नहीं पता, थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। केसी का। यस सर। तो इनके कुछ फॉर्मूले अपन पढ़ने वाले हैं। वहां पर जो अपन वैल्यूज पुट करते हैं ना, वो ये इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज ही पुट करते हैं। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई सा भी फॉर्मूला हो, वहां पर वैल्यूज पुट करनी हो तो इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज ही पुट करूंगा सर, इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज ही पुट करूंगा। मैं कसम खाता हूं किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करनी है वो इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज ही पुट करूंगा। यस सर। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। तो एक बार खुद से बोल, सर मैंने ये समझा कि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आना तब बोलते हैं जब किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद टाइम तो बढ़ता जाएगा परंतु वैल्यूज चेंज होना बंद हो जाएंगी। वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, वैल्यूज बिल्कुल कांस्टेंट हो गई। उस टाइम को मैंने बोल दिया यहां पर सर इक्विलिब्रियम आ चुका है। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल सा खेलता, बिल्कुल आसान सी भाषा में पढ़ा रहा हूं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वही बात मैंने यहां पर लिखी, ध्यान से देखना। टाइम बदले परंतु वैल्यू ना बदले। मैंने बोल दिया सर इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, इसी को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम आना। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। बस इतना ध्यान रखना, टाइम बदले परंतु वैल्यू ना बदले, टाइम बदले पर वैल्यू ना बदले। यस सर। आगे बढ़ते हैं। जब इक्विलिब्रियम आता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है यार। सर रेट क्या होता है? रेट के बारे में अपन कहां पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। यस सर। फिलहाल ध्यान रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन में जिस दिन इक्विलिब्रियम आ जाए, मैंने बोला सर यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर। यस सर। वही बात यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से देख ले। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन का रेट। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड बाय आइदर डायरेक्शन। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी तू इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकता है। वही बात यहां पर लिखी हुई है।
इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से अपन इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं। यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, यानी सर इक्विलिब्रियम में जो वैल्यूज होंगी, मान ले कंसंट्रेशन की वैल्यूज है, अगर मैं कैटलिस्ट यूज कर लूं तो कंसंट्रेशन की वैल्यूज इक्विलिब्रियम में अभी भी उतनी ही रहने वाली है, यानी जो कैटलिस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। आज के बाद कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। यस सर, तो फिर करता क्या है सर, तो फिर करता क्या है, तो मान ले पहले इक्विलिब्रियम 1 घंटे में आ रहा था, तो अगर अब मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज कर लिया तो अब इक्विलिब्रियम 1 मिनट में आ जाएगा। यस सर, यानी कैटलिस्ट ने बस क्या किया, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं किया, इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन की वैल्यूज चेंज नहीं करी, परंतु इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया। सर इक्विलिब्रियम आने में जो टाइम लग रहा था वो रिड्यूस कर दिया, किसने, सर कैटलिस्ट ने। बस कैटलिस्ट की इतनी ही औकात है, बस कैटलिस्ट इतना ही कर सकता है। यस सर, ठीक है, तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी, कैटलिस्ट कांट अफेक्ट इक्विलिब्रियम बट टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम रिड्यूसेस। इक्विलिब्रियम आने में जो समय लग रहा था वो कैटलिस्ट यूज करने के बाद घट जाएगा। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया, ये अपनी रिवर्सिबल रिएक्शन। यस सर, इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में मान ले कंसंट्रेशन की वैल्यूज कितनी थी पहले, ए बी सी, अब मान ले इसी रिएक्शन में, इसी रिवर्सिबल रिएक्शन में मैंने कैटलिस्ट यूज कर लिया, तो अभी भी इक्विलिब्रियम आने के बाद वैल्यूज तो यही रहेंगी। यस सर, क्योंकि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, इक्विलिब्रियम में जो वैल्यूज रही होंगी वो अभी भी उतनी ही रहेंगी, उनको चेंज कैटलिस्ट नहीं कर सकता। तो कैटलिस्ट करता क्या है, हमने अभी पढ़ा सर, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम में लगने वाले समय को कम कर देता है। मान ले पहले इक्विलिब्रियम 1 घंटे में आ रहा था, तो अब इक्विलिब्रियम 1 मिनट में आ जाएगा। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, कैटलिस्ट क्या करता है क्या नहीं करता, पता लग गया सर, पता लग गया। ठीक है, आगे बढ़ते अपन। अब ध्यान से देखना यार, अब ध्यान से देखना, ये अपना कंटेनर। यस सर, ये अपना कंटेनर। यस सर, इसके अंदर एक रिएक्शन लिखी हुई है N2 + 3H2 gives 2NH3। यस सर, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या, यस सर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से देख, मान ले इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, इसको मैं बोल रहा हूं पुराना इक्विलिब्रियम, यानी ओल्ड इक्विलिब्रियम, ओल्ड इक्विलिब्रियम। यस सर, अब ध्यान से देखना, और इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन की वैल्यूज कितनी है सर, ए बी सी। यस सर, अब मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब मैं कैसे कर सकता हूं, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब मैं कैसे कर सकता हूं, मैंने प्रेशर घटा दिया, बढ़ा दिया, वॉल्यूम घटा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, N2 बाहर निकाल दिया, N2 और ऐड कर दिया, किसी भी तरीके से मैं जो पुराना इक्विलिब्रियम है, जो ओल्ड इक्विलिब्रियम है, उसको डिस्टर्ब कर सकता हूं। इसको अपन बोलते हैं भाई एक्सटर्नल फैक्टर, इन फैक्टर को बोलते हैं अपन एक्सटर्नल फैक्टर, जिससे अपन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यस सर, तो मान ले किसी एक्सटर्नल फैक्टर से मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, तो अब होगा क्या, अब होगा क्या, अंदर हलचल मचेगी और ये वापस से कोशिश करेगा कि मैं वापस से इक्विलिब्रियम को अचीव कर लूं, मैं वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाऊं। तो थोड़े टाइम बाद ये वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इसको मैंने बोला सर नया इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम। यस सर, ठीक है, तो वापस से इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, अब मैंने देखा कंसंट्रेशन की वैल्यूज कितनी सर, A डैश B डैश C डैश। ठीक है, तो पहले कितनी थी सर, A B C थी, तो जो बाद में कंसंट्रेशन की वैल्यूज होंगी ना, वो जो पहले कंसंट्रेशन की वैल्यू थी वो बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती, बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती। यस सर, हो सकता है ये जो A डैश है ये A के बराबर हो, ये जो B डैश है वो B के बराबर हो, ये जो C डैश है वो C के बराबर हो, और हो ऐसा भी सकता है कि ना हो। यस सर, यानी अपन यहाँ पर वैल्यूज में कोई कमेंट नहीं कर सकते, वैल्यूज पुराने वाले इक्विलिब्रियम के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। यस सर, तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, नई वैल्यूज सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं जहां तक मैं तेरे को समझा रहा हूं वो तेरे को समझ में आ रहा है। यस सर, थोड़ी देर बाद मैं तेरे को पूरा अच्छे से समझाने वाला हूं, क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, किस तरीके का पूछा जाता है। यस सर, बाकी इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कल सुबह 11 बजे इसी चैनल में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखना। अब अपन पढ़ रहे हैं सर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यस सर, तो यहाँ पर अपन कुछ चीज रट नहीं रहे, यहाँ पर अपन फील के साथ पढ़ रहे हैं भाई, फील के साथ पढ़ रहे हैं, वो भी सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से नीट 2026 में क्वेश्चन आने वाला है, हर चीज पढ़ रहे हैं भाई, हर चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन पढ़ने वाले सर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ, केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ। यस सर, ठीक है, पहली बात मुझे समझ में आ गई सर, रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलूंगा, एक ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जारी हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जारी हो। यस सर, और किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम आ सकता है। यस सर, इक्विलिब्रियम की बात अपन कहां करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में ही करते हैं। यस सर, ठीक है, तो यहां पर एक रिएक्शन लिखी हुई है सर, रिवर्सिबल रिएक्शन है, N2 + 3H2 gives 2NH3। सर मुझे कैसे पता चला कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये जो सिंबल यहां पर बना हुआ है ना, ये जो सिंबल यहां पर बना हुआ है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को ही शो करता है। यस सर, यानी ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है, N2 + 3H2 gives 2NH3। यस सर, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये अपना पुराना इक्विलिब्रियम, ये अपना पुराना इक्विलिब्रियम, और पुराने इक्विलिब्रियम में मान ले कंसंट्रेशन की वैल्यूज कितनी, ए बी सी। यस सर, मैंने पुराने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया बाय एक्सटर्नल फैक्टर, तो वापस से वो कोशिश करेगा कि मैं वापस से नया इक्विलिब्रियम बना लूं। यस सर, तो ये अपना नया इक्विलिब्रियम, यहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यूज ए डैश बी डैश सी डैश, मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, ए डैश बी डैश सी डैश की वैल्यू ए बी सी के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यस सर, ठीक है, अब ध्यान से देख यार, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यस सर, यहाँ पर एक चीज आती है के इक्विलिब्रियम, इसको अपन बोलते हैं सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस सर, मान ले मेरे पास कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें इक्विलिब्रियम आ गया, तो वहां पर मान ले इक्विलिब्रियम आने के बाद कंसंट्रेशन की कुछ वैल्यूज होंगी ना, जैसे मान ले ये अपना इक्विलिब्रियम है। यस सर, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ चुका है, पुराना इक्विलिब्रियम मैं इसको बोल रहा हूँ, यहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यूज कितनी है सर, ए बी सी है। यस सर,
ये इक्विलिब्रियम स्टेट में कंसंट्रेशन की वैल्यूज है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में कंसंट्रेशन की वैल्यूज है। यस सर। तो यहां पर अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखने वाले हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखने वाले हैं कि अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे। यस सर। मैंने तुझे एक बात स्टार्टिंग में बताई थी, जो यहां पर फॉर्मूला आता है ना, वहां पर जो अपन वैल्यूज पुट करते हैं वो इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज पुट करते हैं। यानी जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा वहां पर जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज हो या प्रेशर की वैल्यूज हो या मोल की वैल्यूज हो वो अपन पुट करते हैं किसी भी फॉर्मूले में, केमिकल इक्विलिब्रियम के किसी भी फॉर्मूले में। यस सर। तो यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना सीख रहे हैं सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखना। मान ले ये वाली रिएक्शन है, यस सर, और इक्विलिब्रियम आ चुका है और इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन की वैल्यूज कितनी है, ए बी सी है सर। यस सर। तो यहां पर अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है। मैंने लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। मान ले देख तू ये है सर, तेरा नाम राहुल है, अगर मैं तेरे को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूं, इसका मतलब है कंसंट्रेशन, राहुल की कंसंट्रेशन। यस सर। यानी ऐसे डब्बे के अंदर कुछ लिखा हो ना, उसको अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। यस सर। ठीक है, कंसंट्रेशन। यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देख, इस वाली रिएक्शन के लिए मैं लिख रहा हूं सर। ठीक है, तो ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहां पर प्रोडक्ट कौन है सर, NH3 है। यस सर। तो ऊपर NH3 की कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट कौन कौन है सर, N2 है सर, H2 है। यस सर, N2 और ये अपना H2। कितना सिंपल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन कैसे लिखते हैं, बिल्कुल आसान। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यस सर। और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा ना, उसको पावर में डाल दे, बस इतनी बात ध्यान रखना। जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिख जाए ना, उसको पावर में डाल दे। यस सर। तो देख NH3 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, 2 था, 2 को पावर में डाल दिया सर। N2 का कितना था, 1 था, तो 1 को पावर में डाल दिया। 1 को अगर नहीं भी लिखेगा तो उसका मतलब 1 ही होता है। यस सर। H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना था, 3 था, 3 को पावर में डाल दिया। ये लिख दिया सर मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बिल्कुल आसान खेल है यार। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन कैसे लिखेंगे, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यस सर। जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिखेगा उसको खोपड़ी में डाल दूंगा, पावर में डाल दूंगा। यस सर। ठीक है। तो अगर तेरे को ये बात समझ में आ गई तो चल इसके लिए लिख दे, इसके लिए लिख दे वापस से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यस सर। ठीक है। ठीक है। और जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिखेगा उसको पावर में डाल दूंगा। तो यहां पर मैंने 2 लिख दिया, यहां पर मैंने 3 लिख दिया, एक ही बात है। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। तो आज के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना अपने को आता है। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर मैं कंसंट्रेशन की कौन सी वैल्यूज भरूंगा सर, इक्विलिब्रियम वाली। यस सर। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने तेरे को बताया था, किसी भी फॉर्मूले में, केमिकल इक्विलिब्रियम के किसी भी फॉर्मूले में अगर अपने को वैल्यूज भरनी हो तो अपन इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज भरेंगे। यस सर। ठीक है। तो यहां पर देख इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज दे रखी है, मैं पुराने इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। तो यहां पर इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज कौन कौन सी है, A B C। यस सर। तो एमोनिया के लिए कितनी सर, C। तो यहां पर देख मैंने लिख दिया C स्क्वायर, यहां पर लिख दिया मैंने A, यहां पर मैंने लिख दिया B। यस सर। अगर यहां पर की बात करूं, यहां पर मैंने लिख दिया C डैश, यहां पर लिख दिया A डैश, यहां पर लिख दिया B डैश। यस सर। कंसंट्रेशन की वैल्यू मैंने इक्विलिब्रियम वाली भर दी। यस सर। कितना सिंपल खेल है यार। तो आज के बाद मुझे किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की वैल्यूज पता हो, यस सर, तो अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान खेल है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यस सर। बाकी जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में नंबर दिखेगा उसको पावर में डाल दूंगा, खोपड़ी में चढ़ा दूंगा सर, खोपड़ी में चढ़ा दूंगा सर। ठीक है। अब ध्यान से देखना यार, ये अपना केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ नहीं है सर। केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ ये बोलता है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ ये बोलता है कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज है ना, इंडिविजुअल वैल्यूज, जैसे मान ले NH3 की वैल्यू पहले कितनी थी कंसंट्रेशन की सर, C थी, बाद में कितनी हो गई, C डैश हो गई। और मैंने तेरे को एक बात बताई थी, C डैश C के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यस सर। यानी यहाँ पर वैल्यूज में अपन कोई कमेंट नहीं करते। ठीक है। बस अपने को ये ध्यान रखना है, ये अपने को ध्यान रखना है, जो इंडिविजुअल वैल्यूज है ना वो चेंज हो सकती हैं, परंतु ये जो पहले जो इक्विलिब्रियम था उसका जो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला और जो बाद में इक्विलिब्रियम आया उसका जो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, इसकी कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ वैल्यू होगी, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी यार, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। यस सर। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज बराबर होने वाली है, चाहे पुराने इक्विलिब्रियम का निकाल चाहे नया इक्विलिब्रियम का निकाल। यस सर। परंतु जो इंडिविजुअल वैल्यूज होती है ना वो डिफरेंट हो सकती है। यस सर। परंतु अगर मान ले पहले किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम रहा होगा, तूने डिस्टर्ब कर दिया, वापस से दोबारा इक्विलिब्रियम आ गया, तो पहले जो K इक्विलिब्रियम तूने लिखा, बाद में जो तूने K इक्विलिब्रियम लिखा, तो दोनों की वैल्यूज क्या होंगी सर, सेम होंगी। दोनों की वैल्यूज क्या होंगी सर, सेम होंगी। तो यहां से मुझे एक बात पता लग गई, इंडिविजुअल वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, परंतु जो K इक्विलिब्रियम होता है ना वो सेम होता है, वो कांस्टेंट होता है, तभी तो अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना यार, अब ध्यान से देखना, एक बात ध्यान रखना, सॉलिड एंड सॉल्वेंट को नहीं लिखते। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, सॉलिड एंड सॉल्वेंट को नहीं लिखते। इसका मतलब क्या, अभी थोड़ी देर बाद मैं समझाता हूं, बस ध्यान रखना, सॉलिड एंड सॉल्वेंट को नहीं लिखते। इसका मतलब क्या, ध्यान से देख, जैसे ये अपनी रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। मान ले N2 सॉलिड होता, मान ले N2 सॉलिड होता, ये गैस होता, ये गैस होता, तो मुझे एक बात पता लग गई, सॉलिड को नहीं लिखते सर, सॉलिड को नहीं लिखते। तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा सर, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन,
नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, परंतु अब मैं इसकी कंसंट्रेशन नहीं लिखूंगा, ये मैंने काट दिया क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में था। यस सर, तो मैं सिर्फ H2 की लिखूंगा। यस सर, H2 की कंसंट्रेशन। यस सर, खोपड़ी में 3 लिख दिया, यहाँ पर खोपड़ी में 2 लिख दिया क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था। मैंने तुझे बताया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को खोपड़ी में चढ़ा देते हैं। यस सर, तो यहाँ पर जो अपन कंसंट्रेशन की वैल्यूज भरेंगे वो इक्विलिब्रियम वाली भरेंगे, वो इक्विलिब्रियम वाली भरेंगे। तो यहाँ पर मुझे बात समझ में आ गई, जो मैंने वहां पर लिखा हुआ है सॉलिड एंड सॉल्वेंट को नहीं लिखते, उसका मतलब क्या है सर, उसका मतलब क्या है सर, ठीक है। सॉलिड एंड सॉल्वेंट को नहीं लिखते, ये बात अपने को समझ में आ गई, ये बात अपने को समझ में आ गई, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना। तो इक्विलिब्रियम को लिखना अपने को आ गया, और इक्विलिब्रियम को लिखने का दो तरीके हैं सर, इक्विलिब्रियम को लिखने के दो तरीके हैं। अभी तक अपन इक्विलिब्रियम को कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख रहे थे, अभी तक अपन इक्विलिब्रियम को कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख रहे थे। यस सर, तो इसको अपन बोलते हैं केसी, केसी। यस सर, जिस दिन मैं इक्विलिब्रियम को प्रेशर के टर्म्स में लिख दूं, मैं बोल दूंगा केपी। यस सर, यानी केसी और केपी कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। अगर मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में वैल्यूज लिख रहा हूं तो मैं बोल दूंगा केसी, अगर मैं प्रेशर के टर्म्स में वैल्यूज लिख रहा हूं तो मैं बोल दूंगा केपी। यस सर, यानी केसी और केपी कुछ नहीं है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है। यस सर, कंसंट्रेशन के टर्म्स में केसी, प्रेशर के टर्म्स में केपी। यस सर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये जो अपन केपी लिखते हैं ना, ये सिर्फ गैसियस स्पीसीज के लिए लिखते हैं, गैसियस स्पीसीज के लिए लिखते हैं। यस सर, ठीक है। तो ध्यान से देख, जैसे अपने पास रिएक्शन थी N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं N2 + 3H2 gives 2NH3। यस सर, इसके लिए मुझे अगर केसी लिखना है, केसी मुझे पता लग गया, केसी मतलब सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। यस सर, यानी मैं कंसंट्रेशन की वैल्यूज लिखूंगा इक्विलिब्रियम पे। यस सर, और मुझे लिखना आता है सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस सर, तो केसी इक्वल टू सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको खोपड़ी में लिख दूंगा। यस सर, तो ये मुझे लिखना आता है। यस सर, अगर मुझे केपी लिखना होता ना, केपी लिखना होता तो यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन की वैल्यूज नहीं लिखूंगा, मैं प्रेशर की वैल्यूज लिखूंगा। और वैल्यूज भी कब की सर, जब इक्विलिब्रियम आ जाए तब की वैल्यूज लिखनी है, इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज लिखनी है सर, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर भी वही खेल, प्रेशर NH3 का अपॉन प्रेशर N2 का मल्टीप्लाई बाय प्रेशर H2 का, और जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको खोपड़ी में डाल देना, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको खोपड़ी में डाल देना। यानी जैसा अपन यहाँ पर लिखते हैं सेम टू सेम अपन प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केपी बोल देंगे, यहाँ पर अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी बोल देंगे। ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यस सर, परंतु अगर मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखूंगा तो केसी बोलूंगा, प्रेशर के टर्म्स में लिखूंगा तो केपी बोलूंगा सर। यस सर, यानी आज के बाद लिखना आ गया सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखना आ गया सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट होता है यार, कांस्टेंट होता है। यस सर, ठीक है। आगे तो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं नया इक्विलिब्रियम अचीव करूंगा ओल्ड इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बाद, तो इंडिविजुअल वैल्यूज पे कोई मैं कमेंट नहीं कर रहा, इंडिविजुअल वैल्यूज चेंज भी हो सकते हैं, सेम भी रह सकती हैं। यस सर, परंतु जो पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहा होगा ना, वो नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा सर। वही बात मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले समझा दी। यस सर, बट पुराने का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू नए का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस सर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यस सर, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल आसान खेल है, मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई, कहानी तेरे को समझ में आ गई। अब ध्यान से देख आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एग्जांपल कर ले। एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी हुई है 2A + B gives 3C, यहाँ पर केसी लिख ले, केसी। केसी कैसे लिखेंगे, इसको अपन डिलीट कर देते हैं, दोबारा से लिखते हैं। केसी अपन कैसे लिखेंगे सर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट यहाँ पर कौन है सर, सी, तो सी की कंसंट्रेशन खोपड़ी में 3 लगा दो। यस सर, अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कौन कौन है सर, ए है, खोपड़ी में 2 लगा दो। रिएक्टेंट दूसरा कौन है सर, बी है, खोपड़ी में 1 लगा दो। मेरे भाई अभी मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले क्या बताया था, सॉलिड एंड सॉल्वेंट को नहीं लिखते, ये तो सॉलिड है, इसको क्यों लिखा, इसको नहीं लिखूंगा सर, इसको हटा दे, इसको हटा दे। यस सर, यानी आज के बाद बात समझ में आ गई, सॉलिड एंड सॉल्वेंट को नहीं लिखते, सॉलिड एंड सॉल्वेंट को नहीं लिखते। अब इतनी बात चिल्लाने के बाद आप में से जो अंधा होगा ना, उसी को ये बात समझ में नहीं आई होगी। आप में से भी अभी कई 2-4 बैठे होंगे जो नीट 2026 में क्वेश्चन आएगा वो लिख देंगे सॉलिड को, फिर भी लिख देंगे वो। अभी मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अभी मैं लगभग 50 बार और आगे बताऊंगा, फिर भी वो लिखेंगे भाई, क्योंकि 2-4 अंधे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना चिल्ला दिया, क्या चिल्लाया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो यही लिखेंगे, सॉलिड को भी लिख देंगे वो, सॉलिड की कंसंट्रेशन भी लिख देंगे वो, ठीक है। अब आप देख लो, आप उनमें से आते हो या उनमें से नहीं आते। यस सर, अगर मुझे प्रेशर के टर्म्स में लिखूंगा तो यहाँ पर मैं केपी लिखूंगा। यस सर, तो ऊपर प्रोडक्ट का प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ सी अपॉन नीचे रिएक्टेंट का प्रेशर, परंतु सर सॉलिड का नहीं लिखूंगा। यस सर, तो प्रेशर ऑफ बी। बाकी खोपड़ी में अपन क्या लिखते हैं सर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। 1 को अगर अपन नहीं भी लिखेंगे उसका मतलब 1 ही होता है। यस सर, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई, कितना सिंपल खेल है। आज के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता है, आज के बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, फॉर गिवन रिएक्शन, अगर मुझे कोई रिएक्शन दे दी जाए, यस सर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, एक्सेप्ट टेम्परेचर, एक्सेप्ट टेम्परेचर। यस सर, यानी अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यस सर, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ कौन चेंज कर सकता है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है। यस सर, टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यस सर, वरना हमेशा किसी अगर पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है सर, ठीक है। सिर्फ कौन बदल सकता है सर, इसको टेम्परेचर बदल सकता है, सिर्फ इसको टेम्परेचर बदल सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना आगे क्या लिखा हुआ है, ये बात अपने को समझ में आ गई, ये लाइन अपने को बहुत डिटेल में पढ़नी है, ये लाइन अपने को बहुत डिटेल में पढ़नी है। आगे क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर बदला तो ये लॉ वैलिड नहीं है, यानी जो अपना लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है वो वैलिड नहीं रहेगा।
अगर टेम्परेचर बदल जाए, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी बदल जाएगी। यस सर, ठीक है, ये बात भी अपने को समझ में आ गई। अब ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है, लॉ हमेशा वैलिड है यार, लॉ हमेशा वैलिड है। सिर्फ सिर्फ टेम्परेचर मत बदलना और रिएक्शन को लिखने का तरीका मत बदलना। टेम्परेचर मत बदलना, टेम्परेचर जिस दिन तूने बदला उस दिन ये लॉ वैलिड नहीं रहेगा। रिएक्शन को लिखने का तरीका मत बदल देना। जैसे मान ली ये रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। एक दिन तूने बोला सर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तूने लिख दिया 2N2 + 6H2 गिव्स 4NH3। अभी भी ये रिएक्शन सही है, अभी भी ये रिएक्शन सही है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, परंतु मेरे भाई कोई छेड़खानी अपन रिएक्शन में नहीं कर सकते। यस सर, वही बात यहां पर लिख दिया मैंने, रिएक्शन को लिखने का तरीका चेंज नहीं करना। अगर तूने रिएक्शन को लिखने का तरीका चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी यार। यस सर, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, सिवाय 2 केसेस में। अगर तू टेम्परेचर बदलेगा, अगर तू रिएक्शन को लिखने का तरीका बदलेगा। यस सर, यानी अगर तूने रिएक्शन को लिखने का तरीका नहीं बदला, तूने टेम्परेचर नहीं बदला, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट ही रहता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। यस सर, ठीक है। बाकी ये जो यहां पर मैंने लाइन लिखी हुई है ना, ये जो यहां पर लाइन लिखी हुई है, फॉर अ गिवन रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन कांस्टेंट एक्सेप्ट टेम्परेचर, इसका मतलब समझते हैं सर, इसका मतलब समझते हैं डिटेल में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यस सर, ठीक है, तो इस लाइन को समझते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया इस लाइन को समझते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक बात समझ में आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन बदल सकता है सर? टेम्परेचर बदल सकता है, ठीक है, टेम्परेचर बदल सकता है। तो टेम्परेचर कैसे बदलेगा, तो ध्यान से देखना, यहां पर मैंने लिख दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैं कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखूंगा तो केसी बोलूंगा, अगर मैं प्रेशर की टर्म्स में लिखूंगा तो केपी बोलूंगा। यस सर, ये बात मुझे समझ में आ गई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या? यस सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या? यस सर, तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घट जाएगा। यस सर, और इनवर्सली का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा, टेम्परेचर घटाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। यस सर, यानी अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी बस इतना ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो इतना ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कहां से आया, ये नतीजा कहां से निकाला अपन ने? तो एक रिएक्शन आती है एनसीईआरटी में, एक इक्वेशन दे रखी है सर, वेंट हॉफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? वेंट हॉफ इक्वेशन। यस सर, यहां से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, बस तेरे को ध्यान रखना है, ठीक है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता, यहां से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, बस जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिपेंडेंसी है ना टेम्परेचर में, बस वो इसी को बताती है, ये इक्वेशन इसी को बताती है। यहां से कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, यहां से कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला। अब ध्यान से देखना यार, हमको एक बात पता है, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है सर? पॉजिटिव होती है। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी का चेंज, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी का चेंज, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। यस सर, ठीक है, तो हमको एक बात पता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है सर? नेगेटिव होती है। अगर तेरे को इतना नहीं पता तो अपन जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अच्छे से पता लग जाएगा कि क्यों होती है। यस सर, ठीक है, फिलहाल ध्यान रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। यस सर, अब ध्यान से देख, ये अपनी वेन टॉप इक्वेशन है। यस सर, अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी सर? पॉजिटिव होगी। यस सर, यानी ये वैल्यू क्या होगी सर? पॉजिटिव होगी। प्लस माइनस का क्या होता है सर? माइनस होता है, यानी यहां पर अभी भी माइनस ही रहेगा। यस सर, यानी यहां पर अभी भी माइनस ही रहेगा। यस सर, अब ध्यान से देख, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर में कैसा रिलेशन सर? यहां पर तो इनवर्स रिलेशन दिख रहा है मेरे भाई, ऊपर माइनस भी तो है ना, यानी जो इनवर्स दिख रहा है वो इनवर्स नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यस सर, तभी तो मैंने बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस सर, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, हमको एक बात पता लग गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है सर? नेगेटिव होती है। यस सर, अब ध्यान से देख, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा। यस सर, यानी अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यस सर, अब जो दिख रहा है वो ही सही बात है। यस सर, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात को समझ में आ गई। वेन टॉप इक्वेशन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आने वाले। यस सर, वेन टॉप इक्वेशन अपने को बस इतना बताती है कि जो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर में एंडोथर्मिक रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस बात समझ में आ गई। यस सर, यानी आज के बाद मैंने कंक्लूजन निकाल दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। यस सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तेरे को कहानी समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक तेरे को कहानी समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या लिखा हुआ है? अगर सर मैं एग्जाम के दिन ये चीज भूल जाऊं कि कहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो बस इतना ध्यान रखना, जिसकी स्पेलिंग में आईडी तो डायरेक्ट बोलो, जिसकी स्पेलिंग में आईडी, देख इंडोथर्मिक में डी आ रहा है तो डायरेक्ट बोलो। यस सर, जिसकी स्पेलिंग में आईडी तो डायरेक्ट बोलो। यस सर, और जिसकी स्पेलिंग में डी ना आए तो इनवर्स रिलेशन बोल दो। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहां पर मैंने दो चीज बताई थी आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ दो केसेस में चेंज हो सकती है, अगर तुम टेम्परेचर को चेंज कर लोगे तो। यस सर, ये वाला खेल अपन ने देख लिया। और अगर तुम रिएक्शन को चेंज कर दोगे, रिएक्शन में कोई छेड़खानी कर दोगे, यानी रिएक्शन को लिखने का तरीका चेंज नहीं करना, जिस दिन तुमने रिएक्शन को लिखने का तरीका चेंज कर लिया उस दिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी सर। ठीक है, तो अब अपन ये वाली चीज देखने वाले हैं, ये वाला खेल देखने वाले हैं। तो गिवन रिएक्शन का मतलब क्या होता है?
गिवन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कोई रिएक्शन दे दी तो मुझे उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसको लिखने का तरीका नहीं चेंज करना। यस सर, यस सर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ रही है। अभी मैं तेरे को ये बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है यार, पानी तुम भी पीते रहो। टिक 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 टिक। तो गिवन रिएक्शन का मतलब क्या होता है सर? गिवन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? गिवन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अब अपन ये पढ़ने वाले हैं कि गिवन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख दी, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। यस सर। मान ले इसके लिए Kc की वैल्यू पहले कितनी थी सर? K1 थी। Kc मतलब सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। यस सर। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पहले Kc की वैल्यू कितनी थी सर? K1 थी। अब मैंने छेड़खानी कर दी, मैंने इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया। किसी दिन मेरा दोस्त आया, उसने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी जो पहले प्रोडक्ट था वो अब रिएक्टेंट बन गया, जो पहले रिएक्टेंट थे वो अब प्रोडक्ट बन गए। यस सर, इसको बोलते हैं रिएक्शन को रिवर्स करना, रिएक्शन को उल्टा करना, रिएक्शन को घुमा दे। मेरा एक दोस्त आया, उसने रिएक्शन को घुमा दिया, परंतु मुझे एक बात याद आई यार कि मैं रिएक्शन में छेड़खानी नहीं कर सकता, रिएक्शन को लिखने का तरीका चेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने रिएक्शन को लिखने का तरीका चेंज किया तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यस सर, इसको अपन बोल रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर किसी दिन तेरा दोस्त आया, उसने रिएक्शन को घुमा दिया तो इसको बोलेगा प्रॉपर्टी नंबर 1। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि तूने रिएक्शन को लिखने का तरीका चेंज कर दिया। यस सर, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से देख, पहले मान ले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी सर? K1 थी। अब Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 1/K1 हो जाएगी, 1/K1 हो जाएगी। यस सर, अगर तूने रिएक्शन को घुमा दिया ना तो 1/K1 यहाँ पर नए Kc की वैल्यू हो जाएगी। यस सर, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। मान ले पहले Kc की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, तो अब 1/2 हो जाएगी। पहले 2 × 10⁻² थी, अब 1/2 × 10⁻² हो जाएगी। -2 को अपन ऊपर भेजेंगे तो 10⁻² हो जाएगा। यस सर, यानी अब कितनी हो जाएगी? 10⁻²/2 हो जाएगी सर, यानी 50 हो जाएगी। यस सर, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ रही है। और ऐसे ही क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, यस सर। यानी पहली प्रॉपर्टी तैयार, अगर मेरा दोस्त आया, उसने रिएक्शन को घुमा दिया तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, नए Kc की वैल्यू 1/ पुराने Kc की वैल्यू, 1/ पुराने Kc की वैल्यू। यस सर, तो पुराने Kc की वैल्यू कितनी थी? K1 थी, तो 1/K1 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 1/K1 मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई यार, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी? रिवर्स वाली। यस सर। अब दूसरी प्रॉपर्टी आ गई मल्टीप्लाई वाली, ठीक है। मान लीजिए ये अपनी एक रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए Kc की वैल्यू कितनी है? K1 है। तेरा दोस्त आया, उसने बोला मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया सर 4। अभी भी रिएक्शन बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन कोई गलत है क्या? नहीं सर, ये भी सही है। परंतु मेरे भाई मैंने एक बात बोली थी चिल्ला चिल्ला के, रिएक्शन में कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसको लिखने का तरीका नहीं चेंज होना चाहिए। अगर उसको लिखने का तरीका चेंज हो गया तो Kc की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी यार, Kc की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यस सर, तो यहाँ पर अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया? कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया सर? 2 नंबर से मल्टीप्लाई किया। ध्यान रखना, अब जो पुराना Kc का वैल्यू था ना K1, उसकी खोपड़ी में 2 लिखना पड़ेगा, उसकी पावर में 2 लिखना पड़ेगा। यस सर, अगर तुझे नए वाली जो रिएक्शन है जहां पर तूने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू लिखनी होगी तो पुराना वाला जो Kc था उसकी खोपड़ी में, उसकी पावर में 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि तूने 2 नंबर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया यार, 2 नंबर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, खोपड़ी में मैंने 2 लिख दिया। यस सर, यानी स्क्वायर आ गया सर यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ रही है यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देख, अगर तेरा दोस्त आया, उसने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया यार, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, खोपड़ी में 1/2 लिख दूंगा, तो नए Kc की वैल्यू K1 की खोपड़ी में 1/2, किसी की खोपड़ी में 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट। जैसे मैंने बोला 2 की खोपड़ी में 1/2, इसका मतलब होता है √2। मैंने बोला 3 की खोपड़ी में 1/2, इसका मतलब होता है √3। यस सर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? Kc की वैल्यू √K1, क्योंकि K1 की खोपड़ी में 1/2 था, इसका मतलब क्या होता है? √K1। मैं उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 2 भी समझ में आ गई। यस सर, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी? रिएक्शन को अगर घुमा दूंगा यानी रिवर्स कर दूंगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 कौन सी है सर? मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस सर, तो जिस नंबर से अपन रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं वो खोपड़ी में चला जाता है, पावर में चला जाता है। यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं रिएक्शन को ऐड कर दूंगा, 2 रिएक्शन को ऐड कर दूंगा, तो ध्यान से देखना, ये अपनी पहली रिएक्शन, ये अपनी दूसरी रिएक्शन, ठीक है। जो अपोजिट साइड में दिखते हैं उनको अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, अगर वो सेम होंगे तो। ऐसा मत करना A से C को कैंसिल कर दिया, मेरे भाई सेम भी तो होने चाहिए, सेम को कैंसिल करते हैं ना। यस सर, तो मान ले जो पहली रिएक्शन थी उसके लिए Kc की वैल्यू K1 थी और दूसरी रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू K2 थी। यस सर, अगर तूने इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया, ये क्या बन गया? A गिव्स C। यस सर, तो इसके लिए जो Kc की वैल्यू होगी वो क्या होगी सर? K1 × K2। यस सर, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। तो मैंने तेरे को यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी पढ़ाई? 3 प्रॉपर्टी पढ़ा दी। यस सर, पहली प्रॉपर्टी रिवर्स वाली, दूसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई वाली, तीसरी प्रॉपर्टी एडिशन वाली। यस सर, ठीक है। अब यहाँ पर देख क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, नीट एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। यस सर, अब ध्यान से देख, सबसे पहले अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ठीक है। सबसे पहले अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
ठीक है, अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 gives 2NH3 और इसके लिए Kc की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻5। कितनी दे रखी है सर? 10⁻⁻5, 10⁻�5। अब यहाँ पर देख, इन्होंने दूसरी रिएक्शन लिख दी और इन्होंने बोला इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू बताओ, इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चन अगर तुम नीट के पीवाईक्यू देखोगे ना 50 बार पूछे रखे हैं भाई, 50 बार पूछ रखे हैं। यस सर। अब ध्यान से देख, यहाँ पर ध्यान से देख, अपन ने किया क्या, ये अपनी रिएक्शन थी। यस सर। क्या यहाँ पर रिएक्शन को लिखने का तरीका बदल गया? हाँ सर बदल गया। जो पहले प्रोडक्ट था वो यहाँ पर रिएक्टेंट बन गया, जो पहले रिएक्टेंट था वो यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। यानी यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 लग रही है क्या? यस सर। यानी तेरे दोस्त ने रिएक्शन को घुमा दिया। यस सर। तो अगर रिएक्शन घूम गई तो नए वाले रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी सर? 1 अपॉन पुराना वाला Kc, यानी 1 अपॉन 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो 10�5 बन जाएगा क्या? यस सर। कितना सिंपल खेल है यार। तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी लग रही है, कौन सी? प्रॉपर्टी नंबर 1, रिएक्शन को घुमा दे। तेरे दोस्त ने रिएक्शन को घुमा दी तो तूने बोला कोई बात नहीं, मैं नए Kc लिख दूंगा, नया Kc लिख दूंगा 1 अपॉन पुराना Kc। तो 1 अपॉन यहाँ पर मैंने 10⁻⁻5 लिख दिया, आंसर आ गया तेरा 10⁻5। आंसर आ गया तेरा 10⁻5। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। कितना सिंपल खेल। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है सर? प्रॉपर्टी नंबर 1, रिवर्स वाली। यस सर। तो अगर रिएक्शन को रिवर्स कर देगा तो हमको नए Kc निकालना आता है। यस सर। हमको नया Kc निकालना आता है। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख, ये एक रिएक्शन लिखी हुई है। यस सर। इसके लिए Kc की वैल्यू उन्होंने बोला 10⁻2 है। अब यहाँ पर दूसरी रिएक्शन लिख दी, इसके लिए Kc की वैल्यू लिख, इसके लिए Kc की वैल्यू निकाल। तो मेरे भाई ध्यान से देख, हमको यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। सर जो पहले प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बन गया, सर जो पहले प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट बन गया। यस सर। जो पहले सर रिएक्टेंट थे वो प्रोडक्ट बन गए, वो प्रोडक्ट बन गए। यस सर। यानी यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी रिवर्स वाली तो लग रही है, पहली प्रॉपर्टी तो लग रही है। यहाँ पर मैंने लिखा प्रॉपर्टी नंबर 1। यस सर। तो यहाँ पर मैं नया Kc कैसे लिखूंगा? 1 अपॉन पुराना Kc। पुराना Kc कितना था? 10⁻2 था, तो ये आ गया तेरा 10⁻⁻2, 10⁻⁻2। यस सर। ये अपनी पहली प्रॉपर्टी। क्या यहाँ पर कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी लग रही है क्या? ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना। सर पहले यहाँ पर 1 था, अब यहाँ पर 2 हो गया, यानी जो पहली वाली रिएक्शन थी उसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई भी किया है यार, उसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई भी किया है। यानी यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 2 भी लग रही है, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 2 भी लग रही है सर। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रॉपर्टी नंबर 2। यस सर। तो नया Kc क्या होगा सर? 10⁻⁻2 मैंने लिखा, पुराना Kc उसकी खोपड़ी में मुझे 2 लिखना पड़ेगा, इसकी खोपड़ी में मुझे 2 लिखना पड़ेगा। यस सर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 10⁻4 हो जाएगा क्या? 10⁻4 आंसर आ जाएगा क्या? यस सर। यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी लग रही है, पहली प्रॉपर्टी रिवर्स वाली भी लग गई, दूसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई वाली भी लग गई। यस सर। तो कई बार नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगती है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर 2 प्रॉपर्टी लगती है। यस सर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, और ये वाला आता है तगड़ा क्वेश्चन, ये वाला आता है तगड़ा क्वेश्चन। यस सर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब यहां पर देख, यहां पर उन्होंने एक रिएक्शन दे दी, दूसरी रिएक्शन दे दी, तीसरी रिएक्शन दे दी। यस सर। इनको अपन बोलते हैं गिवन रिएक्शन, क्योंकि इनके लिए क्वेश्चन में Kc की वैल्यू दे देते हैं। इसके लिए क्वेश्चन में Kc की वैल्यू K1 दे दी, और इसके लिए K2 दे दी, और इसके लिए K3 दे दी। यस सर। तो जिन रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू पता हो, क्वेश्चन में दे रखी हो, उनको अपन गिवन रिएक्शन बोलते हैं। और जिस रिएक्शन के लिए अपने को Kc की वैल्यू निकालनी हो उसको मैं टारगेट रिएक्शन बोलता हूं, उसको मैं टारगेट रिएक्शन बोलता हूं। यस सर। तो अब यहाँ पर अपने को कुछ नहीं करना होता, एक एक रिएक्शन को पकड़ के कंपेयर करना पड़ता है। किसके साथ सर? टारगेट रिएक्शन के साथ। यस सर। तो यहाँ पर मैं तेरे को बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूँ कैसे यहाँ पर अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देख, यहाँ पर मैंने खेल लिख दिया, खेल। जो बंदा गिवन रिएक्शन में कहीं ना हो उसे पकड़ एंड टारगेट रिएक्शन से कंपेयर कर। वापस बोल, मैंने क्या बोला? मेरे पास एक गिवन रिएक्शन है, यहाँ पर मेरे पास 3 गिवन रिएक्शन थी, तो मैंने सबसे पहले पहली वाली गिवन रिएक्शन को पकड़ा। उसमें मुझे एक ऐसा बंदा पकड़ना है, उसमें मुझे एक ऐसी स्पीसीज पकड़नी है जो बाकी के गिवन रिएक्शन में देखने को नहीं मिले। यस सर। ठीक है, तो देख पहली रिएक्शन कौन सी है अपनी? ये वाली है सर, गिवन रिएक्शन। यस सर। इसमें मुझे एक ऐसा बंदा पकड़ना है, एक ऐसी स्पीसीज पकड़नी है जो बाकी के गिवन रिएक्शन में देखने को ना मिले। मैंने सोचा सर N2 को पकड़ लेता हूं, परंतु N2 मुझे यहां दिख गया, यानी मैं N2 को नहीं पकड़ सकता। मैंने सोचा सर H2 को पकड़ लेता हूं, परंतु H2 मुझे यहां दिख गया, यानी मैं H2 को भी नहीं पकड़ सकता। मैंने सोचा सर NH3 को पकड़ लेता हूं, NH3 ना तो इस रिएक्शन में ना ही इस रिएक्शन में। यस सर। यानी मैं पहली रिएक्शन में, पहली गिवन रिएक्शन में किसको पकड़ूंगा सर? NH3 को पकड़ूंगा। यस सर। यस सर। किसको पकड़ते हैं अपन? जो बाकी की गिवन रिएक्शन में देखने को ना मिले। यस सर। N2 भी देखने को मिल गया, H2 भी देखने को मिल गया, NH3 देखने को नहीं मिला, यानी मैंने पहली गिवन रिएक्शन में किसको पकड़ा सर? NH3 को पकड़ा। पहली गिवन रिएक्शन में किसको पकड़ा सर? NH3 को पकड़ा। यस सर, पकड़ लिया। यस सर, पकड़ लिया। अब इसको किसके साथ कंपेयर करना है सर? टारगेट रिएक्शन के साथ। सर टारगेट रिएक्शन के साथ। ठीक है, तो ये अपना NH3 टारगेट रिएक्शन में ढूंढ, NH3 कहां है सर? NH3 इधर है, यानी गिवन रिएक्शन में NH3 प्रोडक्ट साइड था और टारगेट रिएक्शन में NH3 रिएक्टेंट साइड आ गया। और यहाँ पर भी इसकी खोपड़ी में, सॉरी, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, यहाँ पर भी 2 था। यस सर। यानी बस यहाँ पर रिएक्शन क्या हो चुकी है सर? रिवर्स हो चुकी है। तो पहली वाली गिवन रिएक्शन है वो रिवर्स हुई होगी ना, तभी तो जो 2NH3 था वो रिएक्टेंट साइड आ गया। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा रिएक्शन 1, रिएक्शन 1 में मैंने किसको पकड़ा सर? NH3 को पकड़ा। यस सर, पकड़ लिया। यस सर। मुझे पता लग गया कि पहली वाली जो रिएक्शन है वो घूम गई। यस सर। तो नया Kc कैसे लिखेंगे अपन? Kc = 1 अपॉन K1, 1 अपॉन K1। कितना सिंपल खेल है। अब जैसा अपन ने रिएक्शन नंबर 1 के लिए किया वैसे ही रिएक्शन नंबर 2 के लिए कर। यस सर। तो रिएक्शन नंबर 2 कौन सी अपनी? ये वाली है सर।
मैंने सोचा सर N2 को पकड़ लेता हूं, परंतु N2 मुझे यहां दिख गया। मैंने सोचा सर O2 को पकड़ लेता हूं, O2 मुझे यहां दिख गया। मैंने सोचा सर NO को पकड़ लेता हूं, NO ना तो यहां है ना तो यहां है, यानी मुझे सेकंड रिएक्शन में, सेकंड गिवन रिएक्शन में किसको पकड़ना पड़ेगा सर? NO को पकड़ना पड़ेगा। यस सर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रिएक्शन 2, यहां पर मैंने किसको पकड़ा? NO को पकड़ा। यस सर, ठीक है। अब इसको किसके साथ कंपेयर करना है? टारगेट रिएक्शन के साथ कंपेयर करना है। तो NO ये रहा सर, ठीक है। और टारगेट रिएक्शन में NO इसी साइड है, यहां पर भी आगे 2 लिखा हुआ था, यहां पर भी आगे 2 लिखा हुआ है, यानी कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया। यस सर, यानी सेकंड रिएक्शन से मैंने बोला Kc की वैल्यू कितनी सर? K2, यानी सेकंड रिएक्शन वैसी की वैसी है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई सर। सेकंड रिएक्शन में कोई छेड़खानी नहीं हुई सर। यस सर, उम्मीद कर रहा हूं बात तेरे को समझ में आ रही है। यस सर। अब ऐसा ही सेम टू सेम किसके साथ कर? रिएक्शन नंबर 3 के साथ कर। ऐसा ही सेम टू सेम किसके साथ कर? रिएक्शन नंबर 3 के साथ कर। यस सर, ये अपनी रिएक्शन नंबर 3, ठीक है, ये अपनी रिएक्शन नंबर 3। सर मैंने सोचा H2 को पकड़ लेता हूं, परंतु H2 मुझे यहां दिख गया। मैंने सोचा सर O2 को पकड़ लेता हूं, O2 मुझे यहां दिख गया। मैंने सोचा सर H2O को पकड़ लेता हूं, H2O ना तो यहां और ना ही यहां। यस सर, यानी मुझे रिएक्शन नंबर 3 में, गिवन रिएक्शन नंबर 3 में किसको पकड़ना पड़ेगा? H2O को पकड़ना पड़ेगा, H2O को पकड़ना पड़ेगा। यस सर। अब इसको टारगेट रिएक्शन से कंपेयर कर। टारगेट रिएक्शन में H2O कहां सर? यहां, इधर भी प्रोडक्ट साइड, इधर भी प्रोडक्ट साइड। यस सर, यानी जो रिएक्शन नंबर 3 है वो रिवर्स नहीं हुई है, परंतु ध्यान से देख, पहले यहां पर 1 था, बाद में यहां पर 3 आ गया, यानी जो रिएक्शन नंबर 3 थी वो 3 से मल्टीप्लाई हो गई। यस सर। तो यहां पर मुझे Kc लिखना आता है, Kc इक्वल टू K3 की पावर 3, K3 की पावर 3, जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए उस नंबर को पावर में लिख दो। ये तो अपना प्रॉपर्टी नंबर 2 था। यस सर, यानी यहां पर रिएक्शन नंबर 3 में प्रॉपर्टी नंबर 2 लग रहा है सर, प्रॉपर्टी नंबर 2 लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। यस सर। अब यहां पर सबको मिला के लिख दे, अब यहां पर सबको मिला के लिख दे, यानी जो मेरी टारगेट रिएक्शन है उसके लिए मैं Kc कैसे लिखूंगा? यहां से देख क्या लिखा मैंने? 1/K1, ठीक है। यहां से क्या लिखा? K2 ऊपर आ गया। यहां से क्या लिखा मैंने? K3 की पावर 3, K3 की पावर 3। कितना सिंपल खेल है ये। आ गया अपना टारगेट रिएक्शन का Kc, टारगेट रिएक्शन का Kc। अब यस सर, यहां पर ध्यान से देख, अगर उनको न्यूमेरिकल बनाना हो तो यहां पर जो K1 K2 K3 लिखा हुआ है उसको वो न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देंगे। यस सर, तो हमारा जो आंसर आएगा टारगेट रिएक्शन का Kc का, वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, ये अपना न्यूमेरिकल बन जाएगा। यस सर, मैंने तेरे को खेलना सिखा दिया यार, इसी तरीके से अपन खेल सकते हैं। अब यहां पर तूने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, मैं तेरे को 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा लेता, कोई फायदा नहीं होता। एक बार अगर दिमाग में बात चमक गई ना, तो अब तू कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, तो अगर तेरे को कहानी समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। यहां पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज लग रही हैं, तो मैंने तेरे को पहला एक ऐसा क्वेश्चन कराया जहां पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी लग रही थी, फिर मैंने तेरे को एक ऐसा क्वेश्चन कराया जहां पर 2 प्रॉपर्टी लग रही थी, फिर मैंने तेरे को एक ऐसा क्वेश्चन करा दिया जहां पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज लग रही हैं सर, मल्टीपल प्रॉपर्टीज लग रही हैं, यानी तीनों प्रॉपर्टीज लग रही हैं। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आया सर, स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आया, आपने बोला किसी गिवन रिएक्शन को पकड़, उसमें एक ऐसा बंदा ढूंढो जो बाकी की गिवन रिएक्शन में ना देखने को मिले, परंतु अगर किसी दिन कोई गिवन रिएक्शन मैंने पकड़ी तो उसमें हर बंदा बाकी रिएक्शन में भी दिख रहा हो, तो अपन किसको पकड़ेंगे? अपन किसको पकड़ेंगे? मैं तो फंस गया। तो मेरे भाई ध्यान से देखना यार, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर कोई ऐसी गिवन रिएक्शन हो जहां पर कोई बंदा ऐसा ना मिले जो कहीं और ना हो, तो उस रिएक्शन को स्किप कर दे, उस रिएक्शन को अपन स्किप कर सकते हैं, उस रिएक्शन को अपन स्किप कर सकते हैं। तो जो बाकी रिएक्शन है ना, उनमें ढूंढ, उनमें एक ऐसा बंदा ढूंढ जो बाकी की गिवन रिएक्शन में देखने को ना मिले, उसके रिस्पेक्ट में टारगेट रिएक्शन का Kc लिख। यस सर, मेरे भाई हमारा जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है यार, यानी जो आंसर आने वाला है वो मेरे सामने लिखा हुआ है। 4 ऑप्शन में से एक आंसर तो सही होगा, एक ऑप्शन तो सही होगा। यस सर, यानी अगर किसी गिवन रिएक्शन में कोई एक ऐसा बंदा ना मिल पाया जो बाकी की गिवन रिएक्शन में ना देखने को मिले, तो हमको उस गिवन रिएक्शन को स्किप कर देना है सर, स्किप कर देना है। यस सर, बाकी फिर लास्ट में जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन में तेरे को दिख जाएगा यार, वो जनरली ऑप्शन में 95% चांसेस होते हैं, दिख जाता है। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर 3 रिएक्शन दे रखी है, 1 2 3, इनका Kc मुझे पता है, पहले वाले रिएक्शन के लिए K1, दूसरे वाले रिएक्शन के लिए K2, तीसरी वाली रिएक्शन के लिए K3, इनका Kc का वैल्यू मुझे पता है, इनके लिए Kc का वैल्यू मुझे पता है। यस सर, तो Kc का वैल्यू जिन रिएक्शन के लिए पता होता है इनको अपन बोलते हैं गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन। और जिसके लिए अपने को Kc की वैल्यू निकालनी होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं सर टारगेट रिएक्शन। यस सर, यानी ये मेरी टारगेट रिएक्शन है। यस सर, ठीक है। अब वापस वही खेल जो मैंने तेरे को खेलना सिखाया था। सबसे पहले रिएक्शन नंबर 1 को पकड़ते हैं अपन। रिएक्शन नंबर 1 में अपन को एक ऐसा बंदा ढूंढना है जो बाकी की गिवन रिएक्शन में देखने को ना मिले। यस सर, तो ये अपनी रिएक्शन नंबर 1, ए को पकड़ा सर, ए ना तो यहां है और ना यहां है। यस सर, यानी मैं रिएक्शन नंबर 1 में किसको पकड़ूंगा सर? ए को पकड़ूंगा, ए को पकड़ूंगा। यस सर, ठीक है। सर मैंने बी को क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि बी तो यहां दिख रहा है ना। यस सर, बी तो यहां दिख रहा है ना। यस सर, यानी अपन किसी गिवन रिएक्शन में उस बंदे को पकड़ते हैं जो बाकी की गिवन रिएक्शन में देखने को ना मिले यार। यस सर, यानी मैंने पहली गिवन रिएक्शन में किसको पकड़ा? ए को पकड़ लिया, क्योंकि ये बाकी के गिवन रिएक्शन में देखने को नहीं मिल रहा। यस सर, ठीक है। अब देख, जो हमारी टारगेट रिएक्शन है उसमें ए कहां है सर? प्रोडक्ट साइड। परंतु जो पहली रिएक्शन थी, पहली गिवन रिएक्शन थी, उसमें ए कहां था? रिएक्टेंट साइड। यस सर, यानी यहां पर जो पहली रिएक्शन होगी ना वो रिवर्स हो गई होगी, वो घूम गई होगी। यस सर, तो यहाँ पर तू Kc कैसे लिखेगा? Kc इक्वल टू 1/K1। यस सर, तो पहली रिएक्शन के रिस्पेक्ट में तूने Kc लिख दिया। यस सर, मैं उम्मीद करता हूँ बात को समझ में आ रही है यार, ठीक है। अब मैं सेकंड रिएक्शन की बात करूं, अब इसमें चेक कर, ये अपनी सेकंड रिएक्शन, मैंने सोचा बी को पकड़ लेता हूं, परंतु बी मुझे यहां दिख गया। मैंने सोचा सर सी को पकड़ लेता हूं, सी मुझे यहां दिख गया।
फंस गया ना भाई। इसमें ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो बाकी की गिवन रिएक्शन में ना देखने को मिले। तो यहाँ पर मैं किसको पकड़ूंगा? मैं तो फंस गया सर। अगर तू फंस जाएगा तो इस रिएक्शन को स्किप कर देना। यहाँ पर मैंने लिख दिया स्किप, इस रिएक्शन को स्किप कर दूंगा। यस सर। अगली रिएक्शन पे आ, रिएक्शन नंबर 3। यस सर, ठीक है। मैंने सोचा सी को पकड़ लेता हूं, परंतु सी मुझे यहां दिख गया। मैंने सोचा डी को पकड़ लेता हूं, डी ना तो यहां है ना यहां है, यानी मुझे रिएक्शन नंबर 3 में किसको पकड़ना पड़ेगा? डी को पकड़ना पड़ेगा। यस सर। तो डी को मैंने पकड़ लिया। अब इसको टारगेट रिएक्शन से कंपेयर कर। सर रिएक्शन नंबर 3 में डी प्रोडक्ट साइड था, परंतु टारगेट रिएक्शन में डी बैकवर्ड साइड आ गया, यानी रिएक्टेंट साइड आ गया। यस सर। लेफ्ट हैंड साइड आ गया। यस सर। यानी रिएक्शन नंबर 3 रिवर्स हुई होगी ना। यस सर। तभी तो जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट साइड आ जाएगा। यस सर। यानी रिएक्शन नंबर 3 घूम गई। अगर रिएक्शन नंबर 3 घूम गई तो इसके लिए केसी कैसे लिखेगा? 1/K3। यस सर, 1/K3। यस सर, ठीक है। तो टारगेट रिएक्शन के लिए केसी का वैल्यू क्या हो गया? 1/K1 मल्टीप्लाई बाई 1/K3। यस सर। बाकी इसके लिए अपने को नहीं पता। अब ऐसा अपने को ऑप्शन ढूंढना है। हमारा जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है। तो जनरली 90% चांसेस होते हैं कि ऑप्शन तेरे को मिल जाए, परंतु सर हमारी तो किस्मत फूटी हुई है सर, हम तो वो 10% वाले केस में आ गए। यस सर। जहां पर हमको ऐसे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, जहां पर K1 भी नीचे, K3 भी नीचे। यस सर। तो अब अपन किसको टिक मारें? तो मेरे भाई कॉमन सेंस की भी तो कुछ बात होती है यार, कॉमन सेंस की भी तो होती है। ध्यान से देखना यार, ध्यान से देखना। हमको एक बात पता लग गई, जो पहली वाली रिएक्शन थी वो रिवर्स हो गई। यस सर। तो इसको रिवर्स करके लिख ले, तो बी रिएक्टेंट साइड आ जाएगा और ए प्रोडक्ट साइड आ जाएगा। हमको एक बात पता लगी, जो तीसरी वाली रिएक्शन थी वो भी रिवर्स हो गई। यस सर। यानी डी रिएक्टेंट साइड आ जाएगा और सी प्रोडक्ट साइड आ जाएगा। यस सर। तो इस वाली रिएक्शन को अगर मैं ऐसे ही लिख दूं, जो बीच वाली रिएक्शन थी इसको मैंने स्किप किया था, उसको अगर मैं ऐसे ही लिख दूं, ठीक है। तो मेरे भाई एक बात खुद से सोच यार, जब अपनी जो टारगेट रिएक्शन है, क्या उसमें बी आ रहा है? क्या नहीं सर, बी नहीं आ रहा। क्या उसमें सी आ रहा है? क्या नहीं सर, सी भी नहीं आ रहा। यानी ये भी कट रहा होगा, यस सर। तो खुद से सोच यार, अगर तूने इस रिएक्शन को भी उल्टा करके लिखा होता, तो देख बी कट गया, देख सी कट गया। मैंने तुझे बताया था अपोजिट वाले कट जाते हैं। यस सर। यानी मुझे एक बात पता लगी, जो बीच वाली रिएक्शन है वो भी घूमी है यार, यस सर। यानी अगर बीच वाली रिएक्शन भी घूमी है तो उसके लिए मैं केसी कैसे लिखूंगा? 1/K2 लिखूंगा क्या? यस सर। यानी यहाँ पर 1/K2 भी आएगा क्या? अब तूने आंसर टिक मार दिया, अब तुझे 4 मार्क्स मिल चुके हैं सर। मैं उम्मीद करता हूं हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर तैयार है यार। इसके अलावा नीट वाले कभी फंसा भी नहीं सकते, नीट वाले छोड़ जेई मेंस वाले भी नहीं फंसा सकते, क्योंकि यही वैरायटी यहाँ पर क्वेश्चन की आती है यार। तो हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर मैंने तेरे को करा दिया, जहां पर 1 प्रॉपर्टी लग रही हो, 2 प्रॉपर्टी लग रही हो, 3 प्रॉपर्टी लग रही हो। यस सर। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है यार, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब आया अपना रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी एंड केसी के बीच में रिलेशन क्या है सर? केपी क्या हुआ? अबे अभी तो बताया था, केपी कुछ नहीं होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का तरीका इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, उसी को बोलते हैं केपी। सर केसी क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का तरीका इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं केसी। यस सर। अब यहाँ पर अपन क्या पढ़ने वाले? केपी और केसी के बीच में रिलेशन देख रहे हैं सर, यस सर। केपी और केसी के बीच में रिलेशन देख रहे हैं सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, तो ये रिलेशन अपने को याद रखना है। केपी इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी, एक सेकंड ना। केपी इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एनजी। अब यहाँ पर केपी का मतलब अपने को पता है, केसी का मतलब अपने को पता है, आर का मतलब होता है सर गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पर याद रखना, केमिकल इक्विलिब्रियम में गैस कांस्टेंट की वैल्यू यही लिखनी है। कितनी सर? 0.0821। अगर मुझे न्यूमेरिकल आ जाए, वैल्यू मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, तो सिर्फ यहाँ तक तू ले सकता है 0.08। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 × 10⁻²। यस सर। बस ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आर की वैल्यू कितनी होती है सर? 0.08, यानी 8 × 10⁻²। यस सर। ये अपने को बात ध्यान रखनी है, यस सर। टेम्परेचर हमेशा किस में लिखना है सर? केल्विन में। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे दिया जाए, जैसे उन्होंने बोला 25 डिग्री सेल्सियस, तो मेरे भाई इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 273 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। यस सर। इतना तो पता होगा यार। यानी इस फॉर्मूले में जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो केल्विन में लिखनी है। किसमें लिखनी है? केल्विन में लिखनी है, डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखनी। यस सर। आप में से 2-4 ऐसे बैठे होंगे वो फिर भी डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे, भाई उनको कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि भाई अपन तो अंधे हैं भाई, हम तो बहरे हैं, हमको सुनाई नहीं दे रहा, चिल्ला के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, आर की वैल्यू बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में, पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आर की वैल्यू हमेशा कितनी लिखनी है? 0.08, यानी 8 × 10⁻²। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिखना है। यस सर। अगर डिग्री सेल्सियस में दे दिया जाए तो उसको पहले मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा यार, ठीक है। आगे देख क्या लिखा है, खोपड़ी में क्या लिखा है? डेल्टा एनजी। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने लिख दिया डेल्टा एनजी का मतलब गैसियस प्रोडक्ट के कोफिशिएंट का सम। कोफिशिएंट मतलब जैसे लिखा है 2a, यानी a का कोफिशिएंट क्या है सर? 2 है। मैंने बोला 3b, यानी b का कोफिशिएंट क्या है सर? 3 है। यस सर। तो गैसियस प्रोडक्ट के कोफिशिएंट का सम माइनस गैसियस रिएक्टेंट के कोफिशिएंट का सम। यस सर। ये होता है अपना डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजी कैसे निकालूंगा सर? गैसियस प्रोडक्ट के कोफिशिएंट का सम माइनस गैसियस रिएक्टेंट के कोफिशिएंट का सम कर दूंगा, डेल्टा एनजी आ जाएगा। अभी मैं तेरे को निकालना सिखाता हूं। मान लीजिए एग्जांपल दे दिया मैंने, ये एक रिएक्शन है सर, ठीक है, ये एक रिएक्शन है सर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अगर डेल्टा एनजी निकालना है, ठीक है, तो गैसियस प्रोडक्ट कौन है सर? NH3 है,
गैसेस रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, N2 है, H2 है, यस सर। तो गैसेस प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है सर, 2 है। अगर यहाँ पर कुछ और होता, जैसे 2B भी होता, यस सर, तो यहाँ पर मैं 2 + 2 लिख देता, क्योंकि यहाँ पर क्या है सर, गैसेस प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम है सर, सम मतलब एडिशन, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा सर 2 माइनस गैसेस रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम, यानी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, यानी 3 + 1, यस सर। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 2 माइनस 3 + 1 कितना 4, तो आंसर कितना आ गया सर, -2 आ गया। यानी डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई सर, -2 आ गई। कितना सिंपल खेल है, यस सर। यानी आज के बाद किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng निकालना आता है, यस सर, निकालना आता है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई सर, -2 आ गई सर, -2 आ गई, यस सर, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक बात ध्यान रखना, सॉलिड को नहीं लेते, लिक्विड को नहीं लेते, सिर्फ गैसेस की बात कर रहा हूँ। गैसेस प्रोडक्ट होना चाहिए, गैसेस रिएक्टेंट होना चाहिए, यस सर, ठीक है। अब इसको देख, इसको देख सर, ये अपना प्रोडक्ट, सर ये अपने रिएक्टेंट। आपने बोला सर प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम माइनस रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम। यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन से हैं सर, ए भी है, बी भी है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, इसका कितना 1। अगर आगे कुछ ना लिखा हो उसका मतलब 1 होता है सर, ठीक है। यहाँ पर 0 मत समझ लेना, अगर 0 होता तो बी क्यों लिखा होता भाई, बी क्यों लिखा होता, यस सर, बी लिखा हुआ है मतलब उसके आगे 1 लिखा हुआ है भाई, जो मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। यानी उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो यहाँ पर मैंने बोला 2 + 1, यानी 3 में से 3 किया, यानी डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। सर यहाँ पर गलत लिखी हुई है क्या, अबे मेरे भाई, मैंने तेरे को एक बात चिल्ला चिल्ला के बता दी, गैसेस प्रोडक्ट होने चाहिए, गैसेस रिएक्टेंट होने चाहिए, उन्हीं का मैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम कर सकता हूँ। ये तो सॉलिड है भाई, इसका 2 क्यों लिया, इसका 2 क्यों लिया, इसका 2 नहीं लूंगा, इसका 2 नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, यस सर। यानी 3 - 1 होगा क्या, यस सर, यानी डेल्टा Ng 2 आएगा क्या, यस सर, यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। तो आज के बाद किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng निकालना आता है, सिर्फ गैसेस प्रोडक्ट और गैसेस रिएक्टेंट के ही स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम करना है, यस सर, ठीक है। ये बात मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। आगे देख, एक और एग्जांपल देख, यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है 2A + B गिव्स 3C, ठीक है सर। गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, यस सर। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा डेल्टा Ng = 3 - 2 + 1, 3 - 3, यानी डेल्टा Ng = 0, डेल्टा Ng = 0, यस सर, डेल्टा Ng = 0। अब एक बात तेरे को पता हो गया, छोटा सा बात है, छोटी सी बात है, मैथ्स की बात है। अगर किसी की खोपड़ी में मैं 0 लिख दूं तो उसका आंसर आता है 1। अगर मैं तेरी खोपड़ी में, तुम राहुल है, तेरी खोपड़ी में अगर मैं 0 लिख दूं तो इसका मतलब होता है सर 1। किसी नंबर की खोपड़ी में अगर मैं 0 लिख दूंगा ना, उसका मतलब होता है सर 1, यस सर, ठीक है। अब तू खुद से सोच, यहाँ पर Kp और Kc का रिलेशन क्या था, Kp = Kc RT डेल्टा Ng। अब इस वाली रिएक्शन की बात करते हैं अपन। अगर यहाँ पर तो सर डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई सर, 0 आ गई, यानी डेल्टा Ng की जगह में मैं 0 लिख सकता हूँ, यस सर। यानी यहाँ पर जो RT लिखा हुआ है ना, इसकी खोपड़ी में 0 आ गया, यानी इसको हटा के तू 1 लिख सकता है। अगर तू यहाँ पर 1 लिख देगा तो Kp किसके बराबर आ जाएगा सर, Kc के बराबर आ जाएगा। यानी आज के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई, जिस दिन डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो जाएगी उस दिन Kp Kc के बराबर हो जाएगा, यस सर, उस दिन Kp Kc के बराबर हो जाएगा, यस सर, ठीक है। तो ये बात अपन को चिल्ला चिल्ला के बतानी है, चिल्ला चिल्ला के बोलनी है। जब अपन खुद से भी पढ़ रहे होंगे ना, तो अपन चिल्ला चिल्ला के जब बात करते हैं, बोलते हैं, खुद से बातें करेंगे, खुद से ये सारी बातें चिल्ला चिल्ला के अपन खुद से बोलेंगे ना, किसी और को नहीं बोलना, खुद से बोलना है, ठीक है। तो और अच्छे से आपको बात क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी और बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाएंगी यार, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ रिलेशन Kp और Kc का आपको समझ में आ गया, यस सर। अब मान लो ये सब अपन ने पढ़ लिया और तू नीट एग्जाम देने चला गया, नीट 2026 का एग्जाम तो देखने चला गया। अब दिमाग के जो पैदल होंगे उन्होंने देखा क्वेश्चन, उन्होंने देखा क्वेश्चन, ये देख, ये आ गया क्वेश्चन, N2 + 3H2 gives 2NH3। Kc की वैल्यू दे रखी है सर 25 डिग्री सेल्सियस में कितनी, 2 × 10⁻³ हमको Kp की वैल्यू निकालनी है इसी रिएक्शन के लिए, इसी रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू निकालनी है। उन्होंने बोला सर Kp = Kc RT डेल्टा Ng। कौन सी रिएक्शन है, N2 + 3H2 gives 2NH3। तो यहाँ पर डेल्टा Ng अपन निकाल लेते हैं, 2 - 4, 2 - 4, क्योंकि ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। तो 2 - 4 यानी डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई सर, -2 आ गई। डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई सर, -2 आ गई। तो Kp = Kc RT, खोपड़ी में -2 मैंने लगा दिया, यस सर, खोपड़ी में मैंने -2 लगा दिया, यस सर। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, Kp = Kc अपॉन RT को मैं नीचे भेज सकता हूँ। तो अब -2 को हटा के 2 लिख दिया, अब मैंने -2 को हटा के 2 लिख दिया, यस सर। तो उन्होंने देखा, देखो सर यहाँ पर 2 आ रहा है, अब उन्होंने ऑप्शन चेक कर लिया। हम इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाएं, हम तो टैलेंटेड बनते हैं, हम तो यहाँ पर देख 2 चेक करेंगे। तो ये वाला गलत है, ये देखो सर 2 लिखा हुआ है, ये देखो सर 2 लिखा हुआ है, यस सर। अब वो समझ में नहीं आ रहा उनको, उन्होंने बोला R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सर ने बोला था 0.0821 होनी चाहिए। तो उन्होंने देखा सर 8.314 नहीं हो सकती, सर ये मिल गया सर आंसर 0.0821, ये मार दिया सर ऑप्शन नंबर सी। और जैसे तूने ये ऑप्शन सी मारा, तेरे को मिल गए भाई -4 मार्क्स। कितने मार्क्स मिल गए भाई, -4 मार्क्स मिल गए, यस सर, ठीक है। ऐसा क्यों मेरे भाई, जब मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि भाई टेम्परेचर केल्विन में रखना है, तो ये बात तेरे को समझ में नहीं आ रही क्या। यहाँ पर टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, ये देख, इसको क्या डिग्री सेल्सियस में लिख दूंगा क्या, नहीं सर, इसको तो पहले केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, यानी सारे ऑप्शन गलत हैं। यानी आंसर तेरा ऑप्शन नंबर डी आएगा क्या, यानी तेरा ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा क्या, यस सर। यानी छोटी छोटी बातें कई बार गलत हो जाती है यार, हमको पूरा कंसेप्ट भी पता है, फिर भी एग्जाम हॉल में इतना डर लगता है, इतना अपन एंग्जाइटी में रहते हैं,
वहां पर जल्दी जल्दी अपने को क्वेश्चन करने हमारे दिमाग में बातें स्किप हो जाती है यार, और जल्दीबाजी में अपन गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो वहां पर अपने को सबसे पहले ये करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना है। जो चीज क्वेश्चन में दे रखी होगी वो चीज एक जगह में लिखनी है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है यार। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला सर टेम्परेचर को केल्विन में लिखना है, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्यों लिख दिया? यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ चुकी है। अब ध्यान से देखना यार, अब डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर किसी रिएक्शन में पॉजिटिव आ जाए ना, तो कॉमन सेंस की बात है केपी केसी से बड़ा। ये बात मैंने तुझे बता दी। डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो केपी केसी के बराबर, और डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो केपी केसी से छोटा। यस सर, ठीक है। तो ये बात अपन कमेंट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए अपन इन बातों में कमेंट कर सकते हैं। यस सर, तो यहाँ पर ध्यान से देख, जैसे डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव आई तो मैंने बोल दिया सर केपी लेस देन केसी। यस सर, डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव आई, मैंने बोल दिया सर केपी ग्रेटर देन केसी। मैंने बोला डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 आई, मैंने बोल दिया केपी इक्वल टू केसी। यस सर, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है N2 + 3H2 gives 2NH3, करेक्ट स्टेटमेंट इज। अब ध्यान से देख, यहाँ पर अपने को डेल्टा एनजी निकालना है, तो डेल्टा एनजी इक्वल टू 2 माइनस 1 और 3 4, तो 2 माइनस 4 कितना, ये हो गया अपना -2। यानी डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, यानी केपी की वैल्यू केसी से छोटी होगी क्या? यस सर, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। कितना सिंपल खेल है। यस सर, और तुम अगर पीवाई की उठा को देखोगे ना, सारे क्वेश्चन यही आते हैं भाई नीट में सारे क्वेश्चन यही आते हैं यार। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगला टॉपिक आया मेरा सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगला टॉपिक आया मेरा सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस। यस सर, अब ध्यान से देख, जैसे पीएच स्केल होती है ना, तो बीच में पीएच कितना 7, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पीएच, और 7 से अगर कम पीएच होगी उसको मैं बोलूंगा एसिडिक पीएच, और 7 से ज्यादा पीएच होगी उसको मैं बोलूंगा बेसिक पीएच या अल्कलाइन पीएच। यस सर, सिमिलरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की स्केल भी बनती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यानी के इक्विलिब्रियम की स्केल भी बनती है। यस सर, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से छोटी, मैंने बोल दिया कम, अगर 10⁻³ से ज्यादा, मैंने बोल दिया ज्यादा। यस सर, अब ध्यान से देख यार, खुद से सोच अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। यस सर, और अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है यानी ऊपर वाला ज्यादा होगा। यस सर, यानी जैसे यहाँ पर देख लिखा हुआ है केसी की वैल्यू 10⁻26, केसी की वैल्यू यानी बहुत ज्यादा है, यानी जो ऊपर वाला होगा, यानी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। कॉमन सेंस की बात है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा होगा, प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। यस सर, कॉमन सेंस की बात अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, सर, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, चल इसको रहने देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब देख यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, अब ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, अब किससे ज्यादा? सर 10⁻³ से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, पर किससे ज्यादा? सर 10⁻³ से अगर वैल्यू ज्यादा हो गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो मैं बोलूंगा सर प्रोडक्ट डोमिनेंट, सर प्रोडक्ट मोर, सर प्रोडक्ट स्टेबल, प्रोडक्ट मोर तो रिएक्टेंट कम। यस सर, प्रोडक्ट स्टेबल तो रिएक्टेंट लेस स्टेबल। यस सर, यानी अनस्टेबल। यस सर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है यार, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम, अरे कम कितनी कम, किससे कम? सर 10⁻³ से कम। यस सर, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से कम, यानी रिएक्टेंट डोमिनेंट, यानी रिएक्टेंट स्टेबल, यानी प्रोडक्ट कम, रिएक्टेंट स्टेबल मतलब रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा है ना। यस सर, यानी प्रोडक्ट कम, यानी प्रोडक्ट अनस्टेबल। यस सर, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बड़ा होना, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का बड़ा होना इस बात का सबूत है, इस बात का गवाह है कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल। यस सर, कॉमन सेंस की बात है, ये बात मैंने तेरे को यहाँ पर समझा दी। यस सर, अगर इसकी वैल्यू बड़ी होगी यानी प्रोडक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। यस सर, यानी रिएक्टेंट कम बनेगा, रिएक्टेंट लेस स्टेबल यानी अनस्टेबल। कॉमन सेंस की बात है यार, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख, मान ले नीट 2026 में एक क्वेश्चन आया, मैंने देखा उन्होंने एक रिएक्शन दे रखी थी। यस सर, अब रिएक्शन में उन्होंने केसी की वैल्यू दे दी 1 × 10⁻26, ठीक है। सर ये तो 10⁻³ से बहुत बड़ी वैल्यू है यार, यानी मेरे दिमाग में एक बात आ गई, यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनने वाला है, प्रोडक्ट डोमिनेंट होने वाला है, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रिएक्टेंट अनस्टेबल बनेगा, रिएक्टेंट कम बनेगा। ये 5 बातें मेरे दिमाग में हाथों हाथ आ गई यार। मैंने केसी की वैल्यू देखी क्वेश्चन में, मेरे दिमाग में 5 बातें हाथों हाथ आ गई। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको डिकोड करके लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर केसी की वैल्यू 10⁻26 दे रखी है, यानी प्रोडक्ट स्टेबल, यानी रिएक्टेंट अनस्टेबल। अब नीट में क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान से देखना, ये एक रिएक्शन दे दी, ये दूसरी रिएक्शन दे दी सर, ये एक रिएक्शन दे दी, ये दूसरी रिएक्शन दे दी सर, ठीक है। इसके लिए केसी की वैल्यू 10⁻26 और इसके लिए 10⁻²। यस सर, यानी यहाँ पर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट डोमिनेटिंग होगा। यस सर, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। यस सर, रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा। यस सर, ये अपना ऑक्साइड और ये भी अपना ऑक्साइड। यस सर, मेरे भाई यहाँ पर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है, यानी 10⁻³ से बहुत बड़ी है, यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। सर प्रोडक्ट तो ये हैं, यानी ये स्टेबल होंगे, यानी जो रिएक्टेंट होगा वो अनस्टेबल होगा क्या? यस सर, यानी जो ऑक्साइड AO है वो बहुत अनस्टेबल होगा क्या? यस सर, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द
सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज स्टेबल। सर ये तो बहुत अनस्टेबल है। यस सर, ये तो बहुत अनस्टेबल है। यस सर, अब इसकी बात करते हैं अपन। सर केसी की वैल्यू कम, केसी की वैल्यू कम, कम का मतलब, कम का मतलब इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में तो कम है ना, उसकी 10 की पावर 26 है, इसकी 10 की पावर 2 है, यानी यहाँ पर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल बनेगा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल। सर यानी जो बीओ ऑक्साइड है वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, तो मैंने बोल दिया सर बीओ, मैंने बोल दिया सर बीओ। यस सर, यानी कॉमन सेंस से बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं। आज से पहले ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते थे क्या, खुद से सोचो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आया सर अपना ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो अब अपने पास दो टॉपिक बचे, एक ली चैटलियर प्रिंसिपल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। उसके बाद एक आखिरी टॉपिक बचेगा केपी एंड केसी के न्यूमेरिकल, केपी एंड केसी के न्यूमेरिकल। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यार, अब पहले कुछ रिकैप कर लेते हैं, जो अपन ने पहले पढ़ा उसको वापस देख लेते हैं। ये अपनी एक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या। यस सर, तो मान लो यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। यस सर, इसको मैंने बोला पुराना इक्विलिब्रियम या ओल्ड इक्विलिब्रियम। यस सर, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी सर, ए बी सी, मैंने कुछ डिस्टर्बेंस कर दी। डिस्टर्बेंस अपन कैसे कर सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टाइम बाद वापस से नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यस सर, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम की वैल्यूज कितनी कंसंट्रेशन की, ए डैश बी डैश सी डैश, ये मैंने तेरे को बात बता दी, ए डैश बी डैश सी डैश ए बी सी के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यस सर, कोई गारंटी नहीं है, यानी वैल्यूज में अपन कोई कमेंट नहीं करने वाले। यस सर, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना मैंने तेरे को सिखा रखा है, इसके लिए अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना जानते हैं। यस सर, हमको एक बात पता लग गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही होती है भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ दो कंडीशन में चेंज हो सकती है। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो हमने पढ़ लिया, अगर मैं रिएक्शन को लिखने का तरीका चेंज कर दूं तो हमने पढ़ लिया। यस सर, तीन प्रॉपर्टीज बताई थी ना, अगर रिएक्शन को घुमा दिया, रिवर्स कर दिया, रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, और एडिशन वाला प्रॉपर्टी। यस सर, तीन प्रॉपर्टी मैंने तेरे को पढ़ा दी। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं हर चीज बिल्कुल फ्लो के साथ, बिल्कुल सीक्वेंस में आपके दिमाग में बैठ रही होगी। यस सर, ठीक है। तो ये अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो ओल्ड इक्विलिब्रियम से नए इक्विलिब्रियम आने के लिए रिएक्शन ने नेट किस तरफ चला, रिएक्शन की नेट डायरेक्शन किधर, इसी को अपन बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। जो ओल्ड इक्विलिब्रियम रहा होगा ना, तो जो नया इक्विलिब्रियम आया, ओल्ड इक्विलिब्रियम से नए इक्विलिब्रियम आने के लिए रिएक्शन ने नेट किसी साइड चला होगा ना यार। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो दोनों डायरेक्शन में चलती है, परंतु नेट यहाँ पर नए इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए रिएक्शन नेट जिस साइड जाएगी, ये अपने को कौन डिसाइड करेगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये अपना कौन बताता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है। वही बात यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से देखना। जब भी आप किसी एक्सटर्नल फैक्टर से ओल्ड इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो रिएक्शन किसी ना किसी साइड नेट डायरेक्शन में जाकर वापस न्यू इक्विलिब्रियम में आएगी। इसी को मैं बोलता हूं ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसी को मैं बोलता हूं ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब अगला क्वेश्चन दिमाग में आया, सर कौन सी नेट डायरेक्शन होगी, नेट डायरेक्शन कैसे निकालें, किधर होगी सर नेट डायरेक्शन। तो बस इतनी बात ध्यान रखना, जिधर अप्लाइड इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए, जिधर अप्लाइड इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए, वही अपनी क्या होती है सर, नेट डायरेक्शन होती है, वही अपनी क्या होती है सर, नेट डायरेक्शन होती है। इसका मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ये बात अपने को पता लग गया। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में सॉलिड नहीं लेते, सॉलिड नहीं लेते, 50 बार बोल दिया, सॉलिड नहीं लेते। यस सर, सॉलिड नहीं लेते। ली चैटलियर प्रिंसिपल समझ में आ गया। यस सर, जब भी अपन किसी एक्सटर्नल फैक्टर से ओल्ड इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो रिएक्शन किसी ना किसी नेट डायरेक्शन में जाकर वापस से नया इक्विलिब्रियम में आएगी। इसी को अपन बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। नेट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, नेट डायरेक्शन वो होगी जिधर अप्लाइड इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए, जिधर अप्लाइड इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए। यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देखना, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या फिर इफेक्ट ऑफ मोल, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या फिर इफेक्ट ऑफ मोल। अब कईयों में से आप में से कई ऐसे दिमाग के पैदल बैठे रहते हैं, वो बोल रहे हैं सर यहाँ पर कंसंट्रेशन डिवाइड बाई मोल क्यों लिखा हुआ है। अबे वो डिवाइड बाई थोड़ी लिखा हुआ है, उसका मतलब है या और, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या फिर इफेक्ट ऑफ मोल। यस सर, ये अपना ली चैटलियर प्रिंसिपल का पहला इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या फिर इफेक्ट ऑफ मोल। यस सर, अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देखना, ये अपनी एक रिएक्शन, ये अपनी रिएक्शन, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, क्योंकि हमको एक बात पता है, सॉलिड को नहीं लेते, सॉलिड में कोई इफेक्ट नहीं लगता। यस सर, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर देख, मान ले इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। ठीक है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फैक्टर से, एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पर कौन सा है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या फिर इफेक्ट ऑफ मोल। यस सर, ठीक है, यहाँ पर मैं कंसंट्रेशन से छेड़खानी कर रहा हूँ, मोल से छेड़खानी कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने N2 मिला दी, मैंने N2 मिला दी। यस सर, अगर तूने N2 मिला दी, N2 मिला दी, तो कॉमन सेंस की बात है यार, ज्यादा N2 है तेरे पास तो वो ज्यादा H2 के साथ रिएक्ट करके ज्यादा NH3 बनाएगी क्या। यस सर, ज्यादा NH3 बनाएगी क्या। यस सर, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी क्या, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी क्या। कॉमन सेंस की बात है यार, अगर तूने N2 बढ़ा दी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना, क्योंकि NH3 भी तो बढ़ेगा। यस सर, अब एक बार ध्यान से देखना यार, जैसे ये रिएक्शन है ना, मतलब समझ, मतलब समझ, मतलब समझ, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलूं, बोलना सीख, बोलना सीख, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलूं, अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलूं तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट घटेगा, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी,
प्रोडक्ट के मोल बढ़ेंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, रिएक्टेंट के मोल घटेंगे। बोलना सीख यार, बोलना सीख। यस सर। यानी अपन जिस डायरेक्शन में चलते हैं उधर आने वाले बढ़ जाते हैं, पीछे वाले घट जाते हैं। यस सर। तो वही बात मैंने यहाँ पर बोल दी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलूंगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, यानी प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलूंगा तो रिएक्टेंट खर्च हो रहा है, यानी घट रहा है। बात समझ में आ रही है ना। अपन जिस डायरेक्शन में चलते हैं ना उधर वाले बढ़ जाते हैं, पीछे वाले घट जाते हैं, यानी पीछे वाले खर्च होने लग जाते हैं और आगे वाला बनने लग जाता है। यस सर। कॉमन सेंस की बात है, इसको मैं बोल रहा हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना। ठीक है। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में चलूंगा, कॉमन सेंस की बात है, जैसे एक रिएक्शन है सर, अगर मैं ये एक रिएक्शन है, अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में चलूं, यानी अब आगे वाला कौन है, ये आगे वाला मतलब जिधर रिएक्शन का हेड आ रहा है सर, हेड आ रहा है, तो आगे वाले बढ़ते हैं, पीछे वाला घटता है सर। रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ए बढ़ेगा, बी घटेगा, यानी ए बनेगा, बी खर्च होगा। यस सर। कोई बात यहाँ पर लिखी हुई है। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो रिएक्टेंट बन रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने पर प्रोडक्ट खर्च हो रहा है। यस सर। यानी बोलना मुझे आ गया यार, बोलना मुझे आ गया। अब ध्यान से देख, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे, इनको मैं समझाता हूँ तुझे। सबसे पहले मैंने क्या बोला सर, अगर मैं N2 मिला दूं, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, N2 अगर मिलाएगा तो H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ज्यादा एमोनिया बनाएगा, यानी अगर मुझे प्रोडक्ट को बढ़ाना है, कॉमन सेंस की बात है, रिएक्शन को फॉरवर्ड चला दे। यस सर। क्योंकि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो आगे वाले बढ़ते हैं ना, NH3 को बढ़ाना है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड चलानी पड़ेगी क्या। यस सर। ठीक है। अभी लास्ट में मैं तेरे को जुगाड़ भी बताऊंगा, जिससे अगर दिमाग नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी तुम कर सकते हो। ठीक है। आगे बढ़। अगला देख सर, N2 को हटा दो, N2 को हटा दो, N2 को हटा दो, N2 को हटा दो, यानी कम कर दो। तो मेरे भाई अगर N2 को तुम कम कर दोगे तो वो कम H2 के साथ मिलके NH3 को कम बनाएगा ना, यानी NH3 को कम करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड चलना पड़ेगा ना। यस सर। क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड अगर चलती है तो पीछे वाले घट जाते हैं ना। यस सर। यानी NH3 को कम करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड जाना पड़ेगा क्या। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बना दिया बैकवर्ड डायरेक्शन। नेट डायरेक्शन किधर सर, बैकवर्ड। नेट डायरेक्शन किधर सर, बैकवर्ड। यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। अगला देख, ऐड H2 को ऐड कर दे, H2 को ऐड कर दे। तो अगर तू H2 को ऐड कर लेगा तो N2 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो N2 ज्यादा H2 के साथ मिलकर ज्यादा एमोनिया बनाएगा। यस सर। तो एमोनिया को बढ़ाना है, बनाना है, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड चलाना पड़ेगा। यस सर। ये देख फॉरवर्ड चला दी रिएक्शन, कितना सिंपल खेल है, लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, लॉजिक लग रहा है। यस सर। आगे देख, रिमूव H2 को रिमूव कर दे। H2 को अगर तू रिमूव कर देगा तो मेरे भाई कम N2 के साथ मिलके कम एमोनिया बनेगा, यानी एमोनिया को कम बनाना है, यानी रिएक्शन को बैकवर्ड चलाना पड़ेगा, तभी तो एमोनिया कम बनेगी। यस सर। ये चला दी बैकवर्ड। यस सर। कितना सिंपल खेल है यार, कितना सिंपल खेल है। अगला देख, ऐड एमोनिया, एमोनिया को ऐड कर दो, एमोनिया को ऐड कर दो। तो मेरे भाई अगर एमोनिया ज्यादा होगा तो ये भी तो ज्यादा बनेंगे, ये भी तो ज्यादा बनेंगे। यस सर। यानी रिएक्टेंट को बढ़ाना है, रिएक्टेंट को बढ़ाने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड चलना पड़ेगा क्या, रिएक्शन को बैकवर्ड चलाना पड़ेगा क्या। यस सर। तो ये देख बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। आगे देख, रिमूव एमोनिया, एमोनिया को कम कर दो। मेरे भाई अगर तुम एमोनिया को कम करोगे, एमोनिया को कम करोगे तो सिस्टम क्या चाहेगा कि हम एमोनिया को बढ़ा दें, हम एमोनिया को बढ़ा दें, क्योंकि वापस से इक्विलिब्रियम पे आना है ना, वापस से इक्विलिब्रियम पे आना है। हमारा मेन मकसद यहाँ पर क्या है, जो इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है उसको कैंसिल आउट करना है। अगर तुमने एमोनिया को कम कर दिया तो सिस्टम चाहेगा कि एमोनिया को बढ़ा दिया जाए, यानी एमोनिया को बढ़ाने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड लाना पड़ेगा क्या। यस सर। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट आएगी। यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई यार, मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई सर। मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर, मैं तो अंधा हूँ, मैं तो बहरा हूँ सर, मेरे दिमाग में बात ही नहीं आ रही सर, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मैं तो दिमाग का पैदल हूँ सर। तो मेरे भाई अगर तू दिमाग का पैदल है, बस इतना ध्यान रखना, जो घटेगा ना, जो घटेगा ना उस साइड रिएक्शन आएगी, बस इतना ध्यान रखना। जो घटेगा उस साइड रिएक्शन आएगी, जो बढ़ेगा उससे रिएक्शन दूर जाएगी। अगर कोई घट रहा होगा तो रिएक्शन उसके साइड आएगी ताकि उसको बढ़ा दिया जाए। कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई बढ़ रहा होगा, अगर कोई बढ़ रहा होगा तो रिएक्शन उससे दूर जाएगी ताकि उसको घटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अपने को अपोजिट काम करना है। यस सर। यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात को समझ में आ गई। अब ध्यान से देख, वापस चेक कर लेते हैं इनको। सर मैंने N2 को बढ़ा दिया, बढ़ा दोगे तो रिएक्शन अपोजिट साइड जाएगी, ये चले गई सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वही तो बताया था तेरे को, अगर कोई बढ़ेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी ताकि वो घट जाएगा सर, ताकि वो घट जाए। ठीक है। अगर कोई घट रहा होगा तो रिएक्शन उसी साइड आएगी ताकि उसको बढ़ा दिया जाए। यस सर। इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है। अगला देख, अगला देख सर, N2 को घटा दिया तो रिएक्शन कॉमन सेंस की बात इधर साइड ही आएगी, क्योंकि तुम घटा रहे हो तो रिएक्शन तो इधर ही आएगी ना, ताकि इसको वापस से बढ़ा दिया जाए। यस सर। कॉमन सेंस की बात है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन। यस सर। बैकवर्ड डायरेक्शन, ये देख बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अगला देख, ऐड H2 को तुम अगर ऐड करोगे यानी बढ़ाओगे तो रिएक्शन आगे जाएगी ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी फॉरवर्ड जाएगी। यस सर। H2 को तुम कम कर दोगे तो रिएक्शन इसी साइड आएगी, यानी बैकवर्ड आएगी। यस सर। एमोनिया को तुम अगर ऐड कर दोगे, बढ़ा दोगे तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी बैकवर्ड जाएगी। यस सर। एमोनिया को तुम अगर रिमूव कर दोगे, घटा दोगे तो रिएक्शन इधर ही साइड आएगी, यानी फॉरवर्ड ही आएगी। यस सर। यानी अगर कुछ भी बात समझ में नहीं आ रही तो ये बस ध्यान रख लेना, ये बस ध्यान रख लेना, जिधर घटेगा, जो तुम हटाओगे, कम करोगे, उसी साइड रिएक्शन आएगी ताकि उसको वापस से बढ़ाया जाए। जिसको तुम बढ़ाओगे, जो तुमने ऐड कर दिया, रिएक्शन अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है ताकि उसको वापस से घटाया जाए, ताकि उसको वापस से घटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके से तुम वापस से नेट डायरेक्शन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाली यार, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाली। तो हम यहाँ पर सबसे पहला इफेक्ट पढ़ रहे थे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ मोल। यस सर। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं,
यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रखा है 2a प्लस बी गिव्स सी। मुझे एक बात पता लग गया यार, मुझे एक बात पता लग गई कि सॉलिड में नहीं खेलते, यानी सॉलिड में कोई इफेक्ट ही नहीं होता यार, सॉलिड में कोई इफेक्ट ही नहीं होता। मान ली ये अपना सॉलिड है, देख ये अपना सॉलिड है, तू इसको घटा दे इसको बढ़ा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नेट डायरेक्शन कुछ नहीं होने वाली। यस सर, कोई इफेक्ट नहीं होगा सर, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई, ए मिला दो, मेरे भाई ए तो सॉलिड है, मिला के कुछ फायदा होगा नहीं सर, नो इफेक्ट। यस सर, बी मिला दो, बी को तो अगर मिला देगा यानी बी को तूने ऐड कर दिया, यानी इसको रिएक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, यानी फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। यस सर, बी निकाल दो, यानी बी को तो अगर कम करेगा, कॉमन सेंस की बात है, बी को बढ़ाने के लिए रिएक्शन को अब बैकवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा। यस सर, कॉमन सेंस की बात है सर। सी को मिला दो, यानी सी को ऐड कर दो, सी को तूने ऐड कर दिया, यानी रिएक्शन अब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी बैकवर्ड जाएगी। यस सर, सी को निकाल दो, यानी सी को खर्च कर दो, घटा दो, कॉमन सेंस की बात है, रिएक्शन वापस से फॉरवर्ड आएगी ताकि सी वापस से बढ़ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर खेल। यस सर, आगे बढ़ते हैं। तो पहला इफेक्ट था यार, दूसरा इफेक्ट क्या है अपना? दूसरा इफेक्ट अपना क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यस सर, हमको एक बात पता है यार, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहां से मुझे पता लग गया प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन सर? इनवर्स रिलेशन, यानी प्रेशर बढ़ाना वॉल्यूम कम करना एक ही बात है, प्रेशर बढ़ाना वॉल्यूम कम करना एक ही बात है। यस सर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो जो प्रेशर का इफेक्ट होगा उसका अपोजिट इफेक्ट किसका होगा सर? वॉल्यूम का होगा, यानी यहाँ पर एक पढ़ोगे तो दूसरा फ्री मिलेगा। यस सर, तूने इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ लिया तो तेरा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी तैयार। यस सर, यानी प्रेशर बढ़ने से जो इफेक्ट होगा वो वॉल्यूम के घटने से सेम टू सेम वैसा इफेक्ट होने वाला है, जो प्रेशर के घटने से इफेक्ट होगा सेम टू सेम इफेक्ट वॉल्यूम के बढ़ने से भी होगा यार। यस सर, यानी एक के साथ एक फ्री, प्रेशर के साथ वॉल्यूम फ्री। यस सर, ठीक है, अब ध्यान से देख यार, बस तेरे को ये ध्यान रखना है, प्रेशर अगर तुम बढ़ाओगे ना, प्रेशर अगर तुम बढ़ाओगे तो जिधर गैसेस मोल ज्यादा होंगे ना उधर रिएक्शन जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। प्रेशर अगर तुम बढ़ाओगे तो जिधर गैसेस मोल ज्यादा होंगे, सॉरी जिधर गैसेस मोल कम होंगे, यहाँ पर एक गलती कर दी मैंने, प्रेशर अगर तुम बढ़ाओगे तो जिधर गैसेस मोल कम होंगे उधर रिएक्शन जाएगी, रिएक्शन उस साइड जाएगी जहां गैसेस मोल कम होंगे। यस सर, और सेम टू सेम खेल अपन बोल सकते हैं, प्रेशर को अगर बढ़ा रहे हो यानी वॉल्यूम को घटाओगे तो सेम टू सेम ऐसा इफेक्ट आएगा। यस सर, यानी प्रेशर को बढ़ाने के बाद वॉल्यूम को घटाने के बाद रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में नेट जाती है? जहां गैसेस मोल कम हो। यस सर, ठीक है, और प्रेशर को घटाओगे तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जहां गैसेस मोल ज्यादा हो। प्रेशर को घटाना मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना, तो प्रेशर को घटाने के बाद वॉल्यूम को बढ़ाने के बाद रिएक्शन कहां जाएगी? जहां गैसेस मोल ज्यादा हो। यस सर, बस ये हो गया अपना इफेक्ट ऑफ प्रेशर तैयार। सबसे पहले अपन ने कौन सा इफेक्ट पढ़ा? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या फिर इफेक्ट ऑफ मोल। फिर अपन ने कौन सा पढ़ा? इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम या फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यस सर, अब यहाँ पर देख क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर देख क्वेश्चन दे रखा है N2 + 3H2 gives 2NH3। वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया तो नेट डायरेक्शन किधर? नेट डायरेक्शन किधर सर? वॉल्यूम कम करना मतलब प्रेशर बढ़ाना। यस सर, और प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो नेट डायरेक्शन तो उधर होती है जिधर गैसेस मोल कम हो। सर प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल कितने हैं? 2 हैं। रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 1 + 3 सर 4 हैं। तो कम किधर है सर? प्रोडक्ट साइड, यानी रिएक्शन कहां जाएगी सर? फॉरवर्ड जाएगी। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात को समझ में आ गई, फॉरवर्ड जाएगी। यस सर, और फॉरवर्ड जाने का मतलब कॉमन सेंस की बात है, एमोनिया का प्रोडक्शन, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं रहता कि फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, वहां पर ऑप्शन ऐसे रहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया। यस सर, अगर फॉरवर्ड जाएगी, मेरा आंसर अगर फॉरवर्ड है तो इसका मतलब यही तो है कि एमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉमन सेंस की बात है यार। यस सर, क्योंकि रिएक्शन जिधर साइड जाती है ना उधर वालों का फॉर्मेशन होता है, पीछे वालों का डिसोसिएशन होता है। यस सर, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कहानी तेरे को समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख, 2a + b gives 3c। यस सर, पहली बात इसको काट देना क्योंकि सॉलिड का कोई इफेक्ट नहीं होता, सॉलिड को अपन लेते ही नहीं है सर, सॉलिड को अपन कंसीडर ही नहीं करते। यस सर, ठीक है, अब ध्यान से देख क्या लिखा हुआ है, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? नेट। मेरे भाई प्रेशर बढ़ाओगे तो जिधर गैसेस मोल कम होंगे उधर ही तो जाएगी यार, जिधर गैसेस मोल कम होंगे। सर प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल 3 है, रिएक्टेंट साइड सिर्फ 1 है, इसको अपन कंसीडर नहीं करते, ये अपना सॉलिड था। यस सर, तो जिधर गैसेस मोल कम होंगे उधर ही तो जाएगी, यानी बैकवर्ड जाएगी क्या? यस सर, यानी बैकवर्ड जाएगी क्या? यस सर, ठीक है, तो आंसर आ गया था बैकवर्ड। बिल्कुल आसान खेल, ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं यार। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सर फिजिकल इक्विलिब्रियम की, अभी अपन बात किसकी कर रहे थे सर? केमिकल इक्विलिब्रियम की। हम कौन सा इफेक्ट देख रहे थे सर? इफेक्ट ऑफ प्रेशर या फिर वॉल्यूम। यस सर, अब बात करें अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पर अपन डेंसिटी से खेलते हैं। किससे सर? डेंसिटी से। तो प्रेशर बढ़ेगा तो उधर जाओ जिधर डेंसिटी ज्यादा, वापस बोल, प्रेशर बढ़ेगा तो उधर जाओ जिधर डेंसिटी ज्यादा। यस सर, प्रेशर घटेगा तो उधर जाओ जिधर डेंसिटी कम। यस सर, वही बात मैंने यहां पर लिख दी, प्रेशर बढ़ेगा तो वहां चलो जहां डेंसिटी ज्यादा, प्रेशर घटेगा तो वहां चलो जहां डेंसिटी कम। यस सर, अब डेंसिटी हमको पता ही नहीं है मेरे भाई, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड की, और सबसे कम किसकी होती है सर? गैस की होती है। यस सर, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है सर? मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर, ठीक है, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। परंतु यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन कौन है सर? पानी है। पानी के केस में लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा हो जाती है। पानी के केस में जनरली सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होनी चाहिए थी, परंतु पानी यहाँ पर एक्सेप्शन है, वाटर यहाँ पर एक्सेप्शन है। वाटर के केस में लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा होती है सर। ठीक है, फिर यहाँ पर ये ध्यान रखना, कार्बन डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो कार्बन ग्रेफाइट से ज्यादा होती है, तभी तो डायमंड महंगा मिलता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है यार। यस सर, ठीक है, तो कार्बन डायमंड की डेंसिटी कार्बन ग्रेफाइट से ज्यादा, ये अपने को पता है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम तेरा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर देख कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस सर, अब ध्यान से देख,
वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड में जा रहा है, डेंसिटी ज्यादा किसकी? सर वाटर तो एक्सेप्शन था, जनरली सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, परंतु वाटर के केस में लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। यस सर, तो डेंसिटी ज्यादा किसकी? लिक्विड की। यस सर, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो जिधर डेंसिटी ज्यादा होगी रिएक्शन उधर जाएगी, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी क्या? यस सर, क्योंकि डेंसिटी आगे तो ज्यादा है, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर डेंसिटी ज्यादा होगी। जब अपन प्रेशर बढ़ाएंगे और अगर तुम प्रेशर घटा दो तो रिएक्शन उधर जाएगी जहां डेंसिटी कम हो। डेंसिटी कम तो इधर है ना, डेंसिटी कम तो इधर है, यानी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी क्या? यस सर, बिल्कुल सिंपल खेल। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान से देखना। लिक्विड और ये गैस, क्या ये अपना एक्सेप्शन है? नहीं सर, वाटर में एक्सेप्शन वो था लिक्विड और सॉलिड के केस में। यस सर, लिक्विड और गैस में कोई एक्सेप्शन थोड़ी है। लिक्विड का वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा और गैस का कम होगा। यस सर, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसकी डेंसिटी कम, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो जिधर डेंसिटी ज्यादा उधर जाएगी, यानी बैकवर्ड। प्रेशर घटाओगे तो जिधर डेंसिटी कम उधर जाएगी रिएक्शन, यानी बैकवर्ड। यस सर, मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। अब वैक्स की बात करूं, अब वैक्स का कोई एक्सेप्शन है? सर नहीं, एक्सेप्शन तो सिर्फ वाटर है, यानी यहाँ पर वही चलेगा, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा, लिक्विड की कम। यस सर, यानी ये अपना सॉलिड है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा, ये अपना लिक्विड है इसकी डेंसिटी कम। प्रेशर बढ़ाओगे तो जिधर डेंसिटी ज्यादा उधर चल देना, यानी बैकवर्ड चलूंगा। प्रेशर घटाओगे तो जिधर डेंसिटी कम उधर चलूंगा, यानी फॉरवर्ड चलूंगा। कितना सिंपल। यस सर, आगे बढ़। सर डायमंड की डेंसिटी ज्यादा या ग्रेफाइट की? हमने अभी देखा सर डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है, ग्रेफाइट की कम होती है। यस सर, तो प्रेशर बढ़ाऊंगा डेंसिटी बैकवर्ड, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर हम उधर चलते हैं जहां डेंसिटी ज्यादा हो। यस सर, डेंसिटी ज्यादा यहां थी, यानी मुझे बैकवर्ड चलना पड़ेगा। यस सर, प्रेशर घटाने पर अपन उधर साइड चलते हैं जहां डेंसिटी कम हो। सर डेंसिटी कम यहां है, मुझे फॉरवर्ड चलना पड़ेगा। यस सर, फॉरवर्ड चलो। यस सर, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम तैयार यार, फिजिकल इक्विलिब्रियम भी तैयार, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम तैयार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आया सर, अब आप में से भी कई ऐसे धुरंधर होते हैं, वो बोलते हैं सर यहाँ पर अगर ऐसा कुछ आ जाए, फॉस्फोरस सॉलिड, फॉस्फोरस ब्लैक, फॉस्फोरस व्हाइट, अलग अलग होते हैं ना। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर फॉस्फोरस व्हाइट, ठीक है, मान ले। अब मुझे पता ही नहीं है भाई डेंसिटी ज्यादा इसकी या इसकी, तो मेरे भाई अगर तुझे पता ही नहीं है तो वो हिंट तो देगा यार, वो यहाँ पर वैल्यू दे देगा तेरे को, इसकी डेंसिटी इतनी है, इसकी डेंसिटी इतनी है। तो वहां पर डेंसिटी को देख के अपन पहचान सकते हैं, वहां पर वो खुद बता देगा इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसकी डेंसिटी कम। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन नेट कहां चलेगी वो अपन बता देंगे, डेंसिटी वहां पर खुद दे देगा। यस सर, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर उसने डेंसिटी नहीं भी दी तो भाई छोड़ देना क्वेश्चन यार, कौन सी कोई आफत थोड़ी आ रही भाई। पहली बात तो यह है कि जो मैंने यहाँ पर कराया वहीं से क्वेश्चन आएगा। दूसरा केस हो सकता है कि उन्होंने डेंसिटी क्वेश्चन में दे दी तो फिर कर लेंगे अपन, जनरली वो क्वेश्चन में दे ही देते हैं डेंसिटी यार, परंतु मान लो उन्होंने नहीं भी दी, हमारी तो किस्मत फूटी हुई है और हमको पता भी नहीं है किसकी डेंसिटी ज्यादा किसकी कम। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला, तो फिर क्या करेगा, मर थोड़ी जाएगा भाई, छोड़ देना क्वेश्चन को, मर थोड़ी जाएगा वहां पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है अपना इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। यस सर, इनर्ट गैस मतलब यानी सर ऐसी गैसेस जो रिएक्ट नहीं करती, जैसे कि सर नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को ही तो अपन इनर्ट गैस बोलते हैं, जैसे कि हीलियम, जैसे कि हीलियम इनर्ट गैस है क्या? यस सर, ठीक है। जो लोग स्टेबल होते हैं वो किसी के साथ ऐसे फालतू थोड़ी रिएक्शन करने बैठ जाते हैं कि किसी के साथ भी कोई दिखा रास्ते में उसके साथ रिएक्शन कर ली, नहीं सर। जो स्टेबल होते हैं वो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो स्टेबल होते हैं क्योंकि। यस सर, ठीक है, तो इनर्ट गैसेस अपन उनको बोलते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस में यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि हीलियम, नोबल गैसेस को अपन इनर्ट गैस भी बोलते हैं। यस सर, यहाँ पर सबसे मेन एग्जांपल हीलियम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ली चैटलर प्रिंसिपल में तीसरा इफेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक होता है अपना इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा होता है अपना इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर इनर्ट गैस को ऐड करो कांस्टेंट प्रेशर में या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम में। अब कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये भी होता है प्रेशर बढ़ाना, कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर प्रेशर बढ़ना एक ही बात है, कांस्टेंट प्रेशर या फिर वॉल्यूम बढ़ना एक ही बात है। सर ये बात एक ही बात कैसे हो गई मेरे भाई? मान ले ये अपनी एक बस है यार, ये अपनी एक बस है, ठीक है, बस में मान ले 4 सीटें हैं यार, 4 सीटें बस में 4 सीटें हैं। यस सर, ठीक है, यहाँ पर अपन ऐड कर रहे हैं ना हीलियम को, यानी एक हीलियम है, एक बच्चा है हीलियम, स्कूल का बच्चा है सर, ठीक है, इसने बोला मैं भी बस में बैठूंगा, ये बस के अंदर घुसने जा रहा है, ठीक है, तो 4 बच्चे ऑलरेडी बस में बैठे हुए हैं, 4 बच्चे ऑलरेडी बस में बैठे हुए हैं सर, 4 बच्चे ऑलरेडी बस में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मान ले बस में और कोई बच्चा नहीं बैठ सकता और किसी बच्चे के लिए जगह नहीं है सर, नहीं है। अब ध्यान से देखना यार, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब मैं बस ऐसी ही रखूं तो मेरे भाई खुद से सोच, अगर अंदर हीलियम भी बैठ जाए तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा क्या? प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। यानी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम तुम रखोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि तुम एक और बंदे को अंदर बैठा रहे हो। ठीक है, और अगर मान लो तुमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, तुमने बोला नहीं सर हम प्रेशर कांस्टेंट ही रखेंगे, प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, तो मेरे भाई फिर दूसरा ऑप्शन है बस को थोड़ी लंबी कर दो, बस में एक एक्स्ट्रा सीट दे दो यार। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो बस इतना तुम ध्यान रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर मतलब वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ रही है। अब ध्यान से तक इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर या फिर प्रेशर बढ़ाने पर इनर्ट गैस को ऐड करना, इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड करना, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस को ऐड करना। हमको यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है, वी नो यानी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में अपन इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो नो मतलब नो इफेक्ट, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यस सर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वी नो यानी कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर तुम इनर्ट गैस को ऐड करोगे, हीलियम को ऐड करोगे, तो कोई रिएक्शन कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला, कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। यस सर, परंतु अगर तुम कांस्टेंट प्रेशर में इनर्ट गैस को ऐड करोगे तो बस इतना ध्यान रखना, जिधर गैसियस मोल ज्यादा रिएक्शन उस साइड जाएगी, जिधर गैसियस मोल ज्यादा रिएक्शन उस साइड जाएगी। यस सर, ठीक है, बिल्कुल आसान खेल। जैसे यहाँ पर देख एक क्वेश्चन दे रखा है,
2A प्लस B गिव्स 2C, हीलियम एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर सॉलिड से तो कोई मतलब ही नहीं है, सॉलिड को तो काट दो, सॉलिड को तो काट दो। यस सर, तो हीलियम एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड किया मेरे भाई, वी नो, यानी यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यस सर, अगला देख, ये अपना सॉलिड है, इसको काट दो। हीलियम एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर में तुम हीलियम को ऐड कर रहे हो, इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हो, तो रिएक्शन उधर जाएगी जहां गैसेस मोल ज्यादा है। प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल 2, रिएक्टेंट साइड गैसेस मोल 1, इसको तो मैंने काट दिया, ये अपना सॉलिड था। यस सर, यानी रिएक्शन कहां जाएगी, जहां गैसेस मोल ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट साइड जाएगी क्या, क्योंकि प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल 2 है और रिएक्टेंट साइड सिर्फ 1 है। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात को समझ में आ गई। यानी रिएक्शन कहां जाएगी सर, फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। यस सर, कितना सिंपल खेल है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला है अपना कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो अपन ने पढ़ लिया था ना, कैटलिस्ट क्या इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकता है, नहीं सर, परंतु क्या इक्विलिब्रियम आने में जो टाइम लग रहा था वो कम हो जाएगा। यस सर, तो यहाँ पर कैटलिस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यस सर, ये क्या करता है कैटलिस्ट, बस इक्विलिब्रियम आने में जो टाइम पहले 1 घंटा लग रहा था वो अब 1 मिनट लग जाएगा, टाइम कम लग जाएगा। यस सर, रिड्यूसेस टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। यस सर, तो ये अपना चौथा दी चैटले प्रिंसिपल का इफेक्ट था यार। यस सर, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन टेम्परेचर की। अब बात करते हैं अपन टेम्परेचर की। ये बात मैंने तेरे को एक बात बता दी थी, ये बात मैंने तेरे को बता दी थी, अगर किसी गिवन रिएक्शन के लिए बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर, ये बात मैंने तुझे बता दी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बढ़ना इस बात का गवाह है, इस बात का सबूत है कि प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट स्टेबल है। यस सर, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात अपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। यस सर, ठीक है, अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख। मान ली इंडोथर्मिक रिएक्शन है सर, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, मुझे पता है इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। यस सर, इंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा, यानी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल। यस सर, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। यस सर, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनने के लिए रिएक्शन को कहां चलाना पड़ेगा, फॉरवर्ड चलाना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट तो आगे होता है, तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तभी तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। यस सर, यानी रिएक्शन को फॉरवर्ड चलाना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है यार। ठीक है, अगला देख इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन में मान लो इन्होंने बोला टेम्परेचर घटा रहे हैं, हमको पता है इंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर तुम टेम्परेचर को कम करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी घटेगा। यस सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का घटना यानी रिएक्टेंट ज्यादा बनना, यानी प्रोडक्ट कम बनना, ये सारी बातें मैंने तुझे बता रखी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर छोटी होगी ना, इसका मतलब होता है रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल, रिएक्टेंट डोमिनेंट, रिएक्टेंट ज्यादा बनना, यानी प्रोडक्ट अनस्टेबल, प्रोडक्ट कम बनना। यस सर, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है सर, कम बन रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, प्रोडक्ट कम कब बनेगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी ना। यस सर, रिएक्शन बैकवर्ड जाना यानी प्रोडक्ट का खर्च होना, तभी तो प्रोडक्ट कम बनेगा। यस सर, तो तभी तो प्रोडक्ट कम आएगा। यस सर, यानी रिएक्शन को बैकवर्ड चलाना पड़ेगा क्या। यस सर, आगे देख, उन्होंने बोला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमको पता लग गया अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का घटना यानी प्रोडक्ट का कम बनना, प्रोडक्ट कम बन रहा है, कब बनेगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। यस सर, कॉमन सेंस की बात है यार। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सारे इफेक्ट पढ़ लिए, अब मैं यहाँ पर आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। ठीक है, तो एक यहाँ पर मैंने कैटलिस्ट लिखा, एक मैंने यहाँ पर टेम्परेचर लिखा और एक मैंने बाकी के इफेक्ट लिख दिए, कंसंट्रेशन, मोल, प्रेशर, वॉल्यूम, इनर्ट गैस को ऐड करना। यस सर, यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक इक्विलिब्रियम और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर 2 शब्द आते हैं पूरे चैप्टर में, 2 ही तो शब्द चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यस सर, अब मैंने देख एक बात बोली, कैटलिस्ट सर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता और ना ही वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है। यस सर, यानी कैटलिस्ट ना तो इक्विलिब्रियम को बदल सकता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदल सकता है, वो तो बस इक्विलिब्रियम में लगने वाला टाइम घटा सकता है सर। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है सर वो इक्विलिब्रियम को भी बदल सकता है, हमने पहले पढ़ लिया था सर, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी बदल सकता है, ये हमने पहले पढ़ लिया था, ये हमने अब देख लिया, अभी थोड़ी देर पहले देखा ना अपन ने। यस सर, यस सर, यानी टेम्परेचर इक्विलिब्रियम को और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों को बदल सकता है, दोनों को बदलने की क्षमता रखता है सर। यस सर, ठीक है, बाकी अगर मैं अदर्स की बात करूं सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदलने की क्षमता तो सिर्फ टेम्परेचर के पास थी, मैंने तुझे एक बात बताई थी ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यस सर, यानी ये जो बाकी के फैक्टर्स थे, क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सकते हैं, नहीं सर, परंतु क्या ये इक्विलिब्रियम को चेंज कर रहे हैं, यस सर, बदल रहे हैं। यस सर, ये तो अपन ने देख लिया। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात को समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया सर केमिकल इक्विलिब्रियम का आखिरी पार्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम का आखिरी पार्ट, केपी केसी के न्यूमेरिकल। ये केपी अपॉन केसी नहीं है, ये अपॉन नहीं है, ये डिवाइड का सिंबल नहीं है, इसका मतलब है और, केपी और केसी के न्यूमेरिकल, केपी और केसी के न्यूमेरिकल। यस सर, अब ध्यान से देख, यहाँ पर मान ले एक हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने लिख दी, आगे जो छोटे लेटर से मैंने लिख दिया ना वो स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट है सर, वो स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट है सर। यस सर, ठीक है, बाकी कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी और कैपिटल डी प्रोडक्ट है। यस सर, केसी लिखना आता है क्या, यस सर, केसी लिखना आता है, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को खोपड़ी में चढ़ा दो, केसी लिखना आता है। यस सर, केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। यस सर, केसी मतलब कंसंट्रेशन की टर्म्स में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर अपन मोल्स के टर्म्स में लिख रहे हैं। यस सर, अगर कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखेंगे तो उसके लिए केसी का फॉर्मूला ये है जो अपने को आता है, परंतु अगर मुझे मान ले मोल्स दे रखे होंगे और वो कहाँ पर सर, इक्विलिब्रियम पे,
ये जो बातें हैं ना, जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था उस टाइम मैंने तेरे को बताई थी कि किसी भी फॉर्मूले में मैं जो वैल्यूज लिखूंगा इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज लिखूंगा। यस सर, ठीक है। तो अगर मुझे केसी निकालना हो, कंसंट्रेशन दे रखी हो, यस सर, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। यस सर। परंतु अगर मुझे मोल्स दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे सर? मोल्स दे रखे होंगे, और केसी निकालना होगा, क्या दे रखे होंगे सर? मोल्स दे रखे होंगे। कहां पर सर? इक्विलिब्रियम पे। यस सर, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। यस सर, यस सर, ठीक है। मोल ऑफ सी और खोपड़ी में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ डी खोपड़ी में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन मोल ऑफ ए खोपड़ी में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ बी खोपड़ी में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यस सर, ठीक है। फिर 1/v, ये क्या अपना टोटल वॉल्यूम है। ये क्वेश्चन में दिया होगा कि टोटल वॉल्यूम इतना है, क्वेश्चन में दिया होगा। यस सर, ठीक है। और डेल्टा एनजी तुम्हें पता ही है, डेल्टा एनजी तुम्हें पता ही है, गैसियस प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम माइनस गैसियस रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम। डेल्टा एनजी निकालना तुमको आता है। यस सर। जैसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा एनजी कितना आता है सर? -2 आता है। ये तो अपन ने बहुत बार देख लिया, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अगर वैल्यूज किसकी दे रखी हो सर? कंसंट्रेशन की दे रखी हो इक्विलिब्रियम पे, तो केसी में इस फॉर्मूले से निकालूंगा। अगर मोल्स की वैल्यू दे रखी हो तो केसी में इस फॉर्मूले से निकालूंगा। यस सर। परंतु वैल्यूज इक्विलिब्रियम वाली ही होनी चाहिए। यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगर प्रेशर की वैल्यू दे रखी हो, प्रेशर की वैल्यू दे रखी हो तो केपी निकालूंगा। ये निकालना अपने को आता है। यस सर। ऊपर प्रोडक्ट का प्रेशर, नीचे रिएक्टेंट का प्रेशर, और खोपड़ी में अपन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख देते हैं। यस सर, ठीक है। अगर मान ले केपी निकालना हो, केपी निकालना हो, परंतु अपने को मोल्स दे रखे हो, अपने को इक्विलिब्रियम पे मोल्स दे रखे हो, तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यस सर, अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यस सर। मोल ऑफ सी खोपड़ी में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ डी खोपड़ी में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन मोल ऑफ ए खोपड़ी में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ बी खोपड़ी में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। फिर 1/n टोटल यानी टोटल मोल्स, 1/n टोटल, टोटल मोल्स यानी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्लस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इसी को तो बोलते हैं टोटल मोल्स। यस सर। परंतु ये टोटल मोल्स कब के सर? इक्विलिब्रियम के। सर इक्विलिब्रियम के। यस सर। डेल्टा एनजी तुम्हें पता है, टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दे रखा होगा, टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दे रखा हो, डेल्टा एनजी तुम्हें निकालना आता है। यस सर। तो ये अपने 4 फॉर्मूले हैं, कब कौन सा लगाएंगे मैंने आपको बता दिया। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब जनरली नीट का जो लेवल है ना, नीट का लेवल है, यहाँ पर 2 टाइप आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 मतलब जहां पर जो वैल्यूज हो ना वो इक्विलिब्रियम वाली क्वेश्चन में दे रखी हो, हमको तो कुछ नहीं करना, हमको फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पुट करनी है बस, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज क्वेश्चन में दे दी जाए, इसको अपन बोलते हैं टाइप 1, इसको अपन बोलते हैं टाइप 1 वाला क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 1 वाला क्वेश्चन। यस सर। ये तो बिल्कुल आसान होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पर देख N2 H2 और NH3 का इक्विलिब्रियम पे प्रेशर दे दिया, पार्शियल प्रेशर दे दिया 231। यस सर। ये अपनी रिएक्शन है, हमको क्या निकालना है सर? केपी निकालना है, हमको केपी निकालना है। वैल्यूज कौन सी दे दी इक्विलिब्रियम पे सर? प्रेशर की। तो कौन सा लगाऊंगा सर? हमारे पास केपी के 2 फॉर्मूले हैं, अगर वैल्यूज मोल की दी होती तो ये वाला लगा देता, परंतु वैल्यूज प्रेशर की दी है तो ये वाला लगाऊंगा। यस सर, ये वाला लगाऊंगा। यस सर, कितना सिंपल है। तो ध्यान से देख, इसके लिए मैं केपी लिख लेता हूँ, प्रेशर ऑफ NH3 खोपड़ी में 2 अपॉन प्रेशर ऑफ N2, ये भी आपका गैस, ये भी आपका गैस, ये भी आपका गैस, ठीक है। प्रेशर ऑफ N2 खोपड़ी में 1 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ H2 खोपड़ी में 3। 1 को अपन नहीं लिखते, एक ही बात है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज दे रखी है, ध्यान से देख, इक्विलिब्रियम पे इनकी वैल्यूज दे रखी है। NH3 की कितनी? NH3 की 1। यस सर। तो 1 स्क्वायर अपॉन N2 की कितनी? N2 की 2। यस सर। मल्टीप्लाई बाई H2 की कितनी? H2 की 3। 3 का यहाँ पर क्या सर? क्यूब है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन 2 × 3 क्यूब कितना होता है सर? 27 होता है। 27 दूनी सर 54, 27 दूनी सर 54, ये आंसर आ गया 1/54। कितना सिंपल खेल है। तो ये अपना टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। टाइप 1 मतलब जब क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम की वैल्यूज दे रखी हो, क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम की वैल्यूज दे रखी हो। यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो नीट में टाइप 1 का क्वेश्चन ही आता है। आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा कि टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया नीट में। नीट में टाइप 2 का क्वेश्चन आज तक नहीं आया यार, ठीक है। परंतु हमारी तो किस्मत फूटी हुई है, हमारे में अगर टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया तो वो भी मैं तेरे को कराना सिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देख, एट 1120 केल्विन मोल ऑफ N2H2 NH3 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या दे दिए सर? मोल दे दिए 213। यस सर, यानी टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। यस सर। एंड टोटल प्रेशर दे दिया 12 एटमॉस्फेयर। ये अपनी रिएक्शन है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। क्या निकालना है सर? केपी निकालना है। कॉमन सेंस की बात, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा सर? ये वाला लगाऊंगा, क्योंकि मोल्स दे रखे हैं सर इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे मोल्स दे रखे हैं सर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ। केपी इक्वल टू मोल ऑफ NH3 खोपड़ी में 2 अपॉन मोल ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ H2 खोपड़ी में 3 इंटू 1 अपॉन टोटल मोल्स डेल्टा Ng, फिर इंटू टोटल प्रेशर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng की वैल्यू सर, इसके लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आती है सर? -2 आती है, यानी यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2। यस सर, ठीक है। तो अब -2 अच्छा थोड़ी लग रहा, -2 अच्छा थोड़ी लग रहा, तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं कैसे? ध्यान से देख, इसको मैं सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक सेकंड। ये ठीक है, इनटू, अब ये -2 है, तो ये मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ 2 रहे। यस सर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? NT को ऊपर भेजना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो गया सर? 2 हो गया, इनटू इसको मैं चाहता हूँ कि ये 2 हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन टोटल प्रेशर करना पड़ेगा। अब मैं इसको 2 लिखूंगा। यस सर, कितना सिंपल खेल है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है।
मोल्स की वैल्यू दे दी, तो NH3 के कितने मोल्स, इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स, मेरे को पता है सर, इक्विलिब्रियम की वैल्यूज लिखता हूँ। यस सर, तो NH3 में मोल्स कितने दे दिए सर, 3 दे दिए, तो 3 स्क्वायर अपॉन N2 के कितने दे दिए सर, 2 दे दिए, 2 इंटू H2 के कितने दे दिए, 1 दे दिए, यानी 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, इंटू टोटल मोल्स कितने सर, 2 + 1 + 3, यानी इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स अपने को कैलकुलेट करके लिखने हैं। तो 3 और 1 4 और 2 6, तो यहाँ पर मैंने लिखा सर 6, कितना 6 खोपड़ी में स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टोटल प्रेशर कितना सर, 12 एटमॉस्फेयर है, इसका स्क्वायर। यस सर, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। यस सर, यानी आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि नीट में केमिकल इक्विलिब्रियम में टाइप 2 वाला क्वेश्चन आ जाए। यस सर, नीट वाले इतना सोचते ही नहीं है, टाइप 1 वाला क्वेश्चन दे दिया वही आएगा यार, तो टाइप 1 वाला मैंने तेरे को करा दिया। अगर मान ले किस्मत फूटी हुई है, टाइप 2 वाला आ गया, टाइप 2 वाला मतलब जब क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम वाला डाटा ना दिया हो, क्वेश्चन में इनिशियल वाला डाटा दे दिया भाई, क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम वाला डाटा नहीं दिया, इनिशियल वाला डाटा ही दे दिया। यस सर, तो मेरे भाई ध्यान से देखना अपन क्या करेंगे, ध्यान से देख, इन अ क्लोज्ड वेसल at 435 Kelvin, H2 and I2 are present at initial pressure of 5 atmosphere and 3 atmosphere। H2 का इनिशियल प्रेशर कितना, 5 एटमॉस्फेयर, और I2 का कितना, 3 एटमॉस्फेयर। इफ द प्रेशर ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, HI का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना है सर, 1.5 एटमॉस्फेयर। अब कई आप में से ऐसे बंदे बैठे हुए हैं ना भाई, जो बोल रहे हैं, जिनको बस कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप चिल्ला लो मर जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बस देख लिया क्वेश्चन इक्विलिब्रियम, उन्होंने बोल दिया सर ये तो टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ऊपर क्वेश्चन पढ़ा उन्होंने, ना उन्होंने नीचे क्वेश्चन पढ़ा, उन्होंने बस देख लिया इक्विलिब्रियम लिखा था क्वेश्चन में, उन्होंने बोल दिया सर ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन है। अबे मेरे भाई, जितने भी रिएक्टेंट हैं, जो भी प्रोडक्ट है, उन सबकी वैल्यू इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट होनी चाहिए। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे HI की वैल्यू दे रहा है भाई, H2 और I2 की वैल्यू उसने इक्विलिब्रियम पे नहीं दी, वो तो इनिशियल वैल्यू दे दी उसने। यस सर, और हमको फॉर्मूले में इक्विलिब्रियम की वैल्यू डालनी पड़ती है। यस सर, ये बात मैं तेरे को बोल बोल के थक गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये अपना कौन सा टाइप का क्वेश्चन है सर, टाइप 2 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर वैल्यू इक्विलिब्रियम पे नहीं है, सिर्फ HI की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, टाइप 2 को टाइप 1 में कन्वर्ट करना है, टाइप 2 को टाइप 1 में कन्वर्ट करना है। टाइप 1 में कन्वर्ट करना मतलब हमको सारी वैल्यूज इक्विलिब्रियम पे निकालनी पड़ेंगी यार, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैंने ये रिएक्शन लिखी, H2 + I2 गिव्स 2HI। यस सर, इनिशियल वैल्यूज H2 की कितनी, H2 का प्रेशर कितना सर, 5 एटमॉस्फेयर, I2 का कितना सर, 3, तो इसका 0 रहा होगा क्योंकि टाइम अभी 0 है, ठीक है। अब बात करें अपन इक्विलिब्रियम पे किसकी वैल्यू दे रखी है सर, HI की वैल्यू दे रखी है कितनी सर, 1.5 एटमॉस्फेयर। यस सर, अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा मोल कंसेप्ट लगाते हैं, ध्यान से देख, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर कितना है सर, 2 है। यस सर, ठीक है, यानी यहाँ से अगर P घटेगा तो यहाँ से भी P घटेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 था। यस सर, इसी रेशो में खेल होता है। तो यहाँ से P हटेगा तो यहाँ पर 2P बनेगा। यस सर, यहाँ से अगर इतना प्रेशर हटा तो यहाँ से भी इतना ही हटेगा, तो यहाँ पर 2P बनेगा। यस सर, तो अगर यहाँ पर 2P आ गया तो 2P की वैल्यू तो मुझे पता है, 1.5, यानी P की वैल्यू 0.75। यस सर, यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे आंसर कितना आएगा सर, 4.25, यहाँ पर कितना आएगा सर, 2.25। यस सर, कितना सिंपल खेल है, यानी हमने इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज निकाल दी, यही अपन फॉर्मूले में लिखते हैं। हमने टाइप 2 को टाइप 1 में कन्वर्ट कर दिया, मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही है यार, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब आपने को कुछ नहीं करना, हमारे पास इक्विलिब्रियम में हर स्पीशीज की प्रेशर पता है, इक्विलिब्रियम पे हमको हर स्पीशीज के प्रेशर पता है, यानी मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये तो मोल वाला था, ये प्रेशर वाला था, यानी ऊपर वाला लगाऊंगा। यस सर, तो मैंने लिखा Kp = प्रेशर ऑफ HI पावर 2 अपॉन प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ I2। यस सर, ठीक है, इनकी वैल्यूज डाल दे, तो HI का प्रेशर कितना सर, 1.5 का स्क्वायर कर दे अपॉन H2 का कितना सर, 4.25 मल्टीप्लाई बाई I2 का कितना सर, 2.25, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा, कितना सिंपल खेल है। मैं उम्मीद करता हूँ बात तेरे को समझ में आ गई। यस सर, तो ये था अपना केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं फंसने वाला, केमिकल इक्विलिब्रियम का हर चीज पढ़ा दिया यार, जहां से भी क्वेश्चन आता है वो हर टॉपिक यहाँ पर तैयार है। इसके बाहर चाहे तुम डिटेल्ड लेक्चर देख लो, तो भाई फायदा लास्ट में यही दिलाता है भाई, यानी तुमने अगर ये 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, ये तूने अगर पढ़ लिया ना, तो नीट 2026 में क्वेश्चन जो आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम से यहीं से आएगा यार। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कल सुबह 11 बजे 30 क्वेश्चन, ये जो मैंने पढ़ाया इसी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, सुबह 11 बजे वीडियो देख लेना यार, तो केमिकल इक्विलिब्रियम तेरा पैक हो जाएगा। इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री का हर चैप्टर पैक कर देंगे। यस सर, नीट 2026 में फिजिकल केमिस्ट्री तैयार। यस सर, दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है भाई, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप में से किसी को ऐसा सोचना नहीं आ रहा, परंतु हमने 6th क्लास पढ़ी हुई है, हमको यूनिटरी मेथड पता है भाई, खुद से सोच। मोल कंसेप्ट चैप्टर अगर आपने देखा होगा मेरा कभी, तो वहां पर मैंने तेरे को यूनिटरी मेथड से पूरा मोल कंसेप्ट चैप्टर पढ़ा दिया। यस सर, तो यहाँ पर अपन यूनिटरी मेथड से भी सोच सकते थे, ध्यान से देखना सर। यहाँ से अगर एक जाएगा, खर्च होगा, तो यहाँ पर 2 बनेंगे, इसका मतलब ये तो होता है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, यानी यहाँ पर अगर एक खर्च होगा तो यहाँ पर 2 बनेंगे। सिमिलरली मैं इसके लिए भी बोल सकता हूँ, अगर एक खर्च होगा तो 2 बनेंगे, 2 HI बनेंगे। यस सर,
परंतु मैंने HI को देखा, सर HI तो 1.5 बना, यहाँ पर मैं मान ले प्रेशर की बात नहीं कर रहा, बस मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ। HI तो सर 1.5 बना, कॉमन सेंस की बात है, इसका आधा ये खर्च हुआ होगा ना, क्योंकि ये तो 2 था, तो 2 का आधा 1 होता है। यस सर, अगर HI 1.5 बना यानी H2 0.75 खर्च हुआ होगा क्या, I2 भी 0.75 खर्च हुआ होगा क्या? यस सर, तभी तो ये वैल्यूज आ गई। अगर इनकी वैल्यू जो दे रखी है इनिशियल, ये 0.75 खर्च हो गया, तभी तो ये 4.25 लिखा है, तभी तो ये 2.25 लिखा है। यस सर, यानी सोचने का तरीका अपने को आना चाहिए। मोल कंसेप्ट चैप्टर में ये अपन पढ़ते हैं यार, और ये अपन 6th क्लास में पढ़ते हैं, यूनिटरी मेथड, वहां से भी अपन निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बात तेरे को समझ में आ गई। तो ये था अपना केमिकल इक्विलिब्रियम का कट टू कट रिवीजन सीरीज का चैप्टर। मैं उम्मीद करता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम का ये चैप्टर आपको बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस लेवल पे आज तक आपको कभी समझ में नहीं आया होगा, कभी फील नहीं आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, हर टॉपिक यहाँ पर तैयार करा दिया जहां से भी नीट 2026 में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर तुम 38 सालों की PYQ करोगे, हर क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, हर क्वेश्चन अपन इसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं भाई। बाकी 30 क्वेश्चन कल सुबह 11 बजे जरूर देख लेना, कल सुबह 11 बजे इसी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यस सर, बाकी अगर आपको ये केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप चाहते हो कि मुझे मोटिवेशन मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। यस सर, हाइप जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।